इंडिया प्रोजेक्ट हो रहा है टू बी द होम फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सेंटेनेरियंस। वाओ, लोग सोचो, पीपल लिविंग बियॉन्ड 100 ईयर्स। अब ये सुनने में तो फैंटास्टिक न्यूज़ लगती है ना? बिल्कुल। पर ये एक पेंडोरास बॉक्स भी खोलती है ऑफ सोशल एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। तो आज हम इन्हीं चैलेंजेस और उनके पोटेंशियल सॉल्यूशंस की गहराई में उतरेंगे। एग्जैक्टली आज का हमारा मिशन है सोशल जस्टिस और पब्लिक हेल्थ से जुड़े उन तमाम क्रिटिकल टॉपिक्स को डिकोड करना, खास करके उन दोस्तों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। राइट। हम गवर्नमेंट स्कीम्स, लैंडमार्क, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और कटिंग एज मेडिकल साइंस के बीच के डॉट्स कनेक्ट करेंगे। बेसिकली हम तुम्हारे लिए एक अल्टीमेट रिवीजन गाइड बना रहे हैं। सो चलो लेट्स सेट आवर लर्निंग मैप। हम इस मैसिव टॉपिक को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। पहले हम सोशल जस्टिस के अंडर आने वाले की इनिशिएटिव्स और लीगल फ्रेमवर्क्स को टैकल करेंगे। ओके। फिर हम हेल्थ सेक्टर के क्रूशियल डेटा और इमर्जिंग ट्रेंड्स में डाइव करेंगे। उसके बाद हम मीजल्स से लेकर मेंटल हेल्थ तक कई सारी डिजीजेस और पब्लिक हेल्थ इश्यूज कवर करेंगे। और एंड में? और फाइनली हम इंडिया की कुछ सबसे बड़ी हेल्थ मैटर्स टीबी, कैंसर और एचआईवी पर एक डिटेल लुक डालेंगे। रेडी हो दोस्तों? लेट्स अनपैक दिस। ओके, लेट्स किक थिंग्स ऑफ विद आवर फर्स्ट टॉपिक। चलिए। WHO गाइडलाइंस ऑन सोशल कनेक्शन मैट्रिक्स। ब्रॉड माइक्रो थीम सोशल जस्टिस। तो देखो, WHO अब सोशल कनेक्शन को एक वाइटल हेल्थ मैट्रिक मान रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए उन्होंने कुछ की टर्म्स डिफाइन किए हैं, समझे? यस, और ये जो डिस्टिंक्शंस हैं ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है सोशल कनेक्शन। सिंपली हम लोगों से कैसे रिलेट और इंटरैक्ट करते हैं। फिर है सोशल डिस्कनेक्शन, यानी सोशल कांटेक्ट की कमी। ठीक है। पर यहाँ पे असली इंटरेस्टिंग पार्ट आता है लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन के बीच का डिफरेंस। राइट। मुझे लगता है काफी लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं। क्या कैच है? देखो, लोनलीनेस एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। ये वो गैप है जो आप चाहते हैं अपने सोशल कनेक्शंस में और जो आपके पास है। अच्छा, अ वांट वर्सेस हैव सिचुएशन। एग्जैक्टली। जबकि सोशल आइसोलेशन ऑब्जेक्टिव है। ये एक मेजरेबल फैक्ट है कि आपके पास सच में बहुत कम रिलेशनशिप्स हैं या कॉन्टैक्ट इनफ्रीक्वेंट है। दैट्स अ ग्रेट डिस्टिंक्शन। इसका परफेक्ट रियल लाइफ एग्जांपल तो पैंडेमिक ही है ना। बिल्कुल। आप फैमिली के साथ रह रहे थे तो आप सोशली आइसोलेटेड नहीं थे, पर दोस्तों से ना मिल पाने की वजह से आपको अकेलापन यानी लोनलीनेस फील हो सकती थी। प्रिसाइसली। इसका न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट है WHO की रीसेंट रिपोर्ट फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन। और UPSC प्रीलिम्स के लिए इन 4 टर्म्स को डिफरेंशिएट करने वाला क्वेश्चन आने के हाई चांस हैं। बस आई। तो इसका एक सिंपल मेमोरी हैक क्या हो सकता है? बहुत सिंपल। लोनलीनेस इज अ फीलिंग, आइसोलेशन इज अ फैक्ट। लव दैट। लोनलीनेस इज अ फीलिंग, आइसोलेशन इज अ फैक्ट। ओके दोस्तों, एक सेकंड के लिए पॉज करो और इसे जोर से बोलकर प्रैक्टिस करो। तो इन शॉर्ट की टेक अवे ये है कि WHO अब ऑफिशियली सोशल कनेक्शन को एक सीरियस हेल्थ इशू ट्रीट कर रहा है और इनकी प्रिसाइज डेफिनेशंस जानना जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पेंशन मित्रा एंड CCS पेंशन रूल्स 2021। ब्रॉड माइक्रो थीम सोशल जस्टिस। हमने अभी एल्डरली के लिए सोशल कनेक्शंस की बात की। राइट। अब उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड की बात करते हैं। डेकेड्स ऑफ सर्विस के बाद कोई भी अपने पेंशन के लिए भाग दौड़ नहीं करना चाहता। सही बात है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने पेंशन मित्रा इंट्रोड्यूस किया है। ये एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है जो हर रिटायरिंग यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसके पेंशन फॉर्मेलिटीज में हेल्प करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। तो ये रिटायरमेंट के लिए एक डेडिकेटेड काउंसलर जैसा हो गया। बिल्कुल, जैसे कॉलेज एडमिशन्स के लिए होता है। और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने न्यू गाइडलाइंस भी फाइनलाइज की हैं ताकि रिटायरमेंट ड्यूज टाइम पर मिले। और यहीं पर UPSC एस्पिरेंट्स के लिए क्रिटिकल पॉइंट आता है ना। हाँ, जिसे हम एक्सेप्शन ट्रैप कह सकते हैं। नए रूल्स कहते हैं कि पेंशन पेंडिंग विजिलेंस क्लियरेंस की वजह से डिले नहीं हो सकती। दिस इज अ गेम चेंजिंग रूल। बट रियली ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अब ये काम कैसे करता है? विजिलेंस क्लियरेंस रिटायरमेंट की डेट से 3 महीने पहले इशू होनी चाहिए और उसकी वैलिडिटी सिर्फ उन 3 महीनों के लिए है। अच्छा, तो अब इंडेफिनिट डिलेज नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। इसका एक सिंपल मेमोरी हैक है। विजिलेंस का फंडा 3-3 का है। 3 महीने पहले, 3 महीने वैलिडिटी। दैट्स अ फैंटास्टिक डिटेल टू रिमेंबर। चलो इसका कोर प्रिंसिपल प्रैक्टिस करते हैं। पेंशन कैन नॉट बी डिलेड ड्यू टू पेंडिंग विजिलेंस क्लियरेंस। सो इन शॉर्ट, पेंशन मित्रा सिस्टम प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है और नए रूल्स पेंशनर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, सेंटेनेरियंस एंड LACI सर्वे। ब्रॉड माइक्रो थीम सोशल जस्टिस। तो ये हमें वापस उसी फैक्ट पर ले आता है जो मैंने इंट्रो में मेंशन किया था। इंडिया इज सेट टू हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंटेनेरियंस बाय 2050। लासी मतलब? लासी स्टैंड्स फॉर लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। ये कंट्री का पहला और इकलौता कॉम्प्रिहेंसिव नेशन वाइड सर्वे है जो हमारी 45+ पॉपुलेशन की हेल्थ, इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग को ट्रैक करता है। तो जैसे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड हर साल स्टूडेंट की प्रोग्रेस ट्रैक करता है, लासी हमारी एजिंग पॉपुलेशन के लिए एक नेशनल रिपोर्ट कार्ड जैसा है। एग्जैक्टली। और न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक रीसेंट पेपर ने लासी डेटा यूज करके इंडियन सेंटेनेरियंस का एक डिटेल्ड प्रोफाइल बनाया है। ओके, तो UPSC के लिए की टेकअवेज क्या है? 2 हैं। पहला 2050 का प्रोजेक्शन, दूसरा एक क्लासिक प्रीलिम्स ट्रैप। लासी सर्वे का जो पहला वेव था 2017-18 में, उसने 35 स्टेट्स और UTs कवर किए थे, लेकिन सिक्किम को एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड किया था। दैट इज अ क्लासिक ट्रैप। ये छोटा सा डिटेल क्वेश्चन गलत करवा सकता है। हाँ, तो इसका एक अच्छा मेमोरी हैक हो सकता है। LSI फॉर ओल्डीज बट सिक्किम वाज स्किप्ड। ठीक है, चलो इसका फुल फॉर्म प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स सेइंग। LSI
लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। इन शॉर्ट, LSI सर्वे इंडिया के रैपिडली ग्रेइंग पॉपुलेशन के लिए इफेक्टिव पॉलिसीज बनाने के लिए एक इंडिस्पेंसिबल टूल है। ग्रेट। अगला टॉपिक है जीवन प्रमाण, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस। तो हमारे सीनियर सिटीजन्स की लाइफ आसान बनाने के थीम पर ही रहते हैं और जीवन प्रमाण की बात करते हैं। राइट। हर साल पेंशनर्स को ये प्रूव करना पड़ता है कि वो जिंदा है ताकि उनकी पेंशन कंटिन्यू रहे। ये पहले एक फिजिकल और काफी कम्बसम प्रोसेस हुआ करता था। हाँ, जीवन प्रमाण, जो 2014 में लॉन्च हुआ और 2021 में बायोमेट्रिक इनेबल्ड बना, इसे डिजिटाइज करता है। एसेंशियली ये लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिट करने के लिए एक डिजिटल सर्विस है। करते हैं। जीवन प्रमाण बायोमेट्रिक से डिजिटली वेरीफाई करता है कि एक पर्सन जिंदा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी कन्वीनियंस है, पर यहाँ 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रैप्स आते हैं। ओके, बताइए। पहला, नाम जीवन प्रमाण होने के बावजूद इसकी यूनिक प्रमाण आईडी लाइफ के लिए वैलिड नहीं है। उसकी वैलिडिटी पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है और वो वेरी कर सकती है। वाओ, नाम तो काफी मिसलीडिंग है फिर। हाँ, और दूसरा ट्रैप, ये सर्विस पूरी तरह वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं, और आप इसे उमंग ऐप के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मेमोरी हैक क्लियर है। जीवन प्रमाण फॉर सम टाइम, नॉट फॉर लाइफ टाइम। ये अच्छा है। चलो इसके की फैक्ट को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स दिस। प्रमाण आईडी इज नॉट वैलिड फॉर लाइफ। इन शॉर्ट, जीवन प्रमाण एक यूजफुल डिजिटल टूल है, लेकिन इसके स्पेसिफिक रूल्स और लिमिटेशंस को जानना जरूरी है, क्योंकि वो प्रीलिम्स के ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट है। ऑलराइट, चलो अब वर्कप्लेस सेफ्टी के एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन की तरफ बढ़ते हैं, द पॉश एक्ट। The topic is POSH Act 2013 and Internal Complaints Committee. Broad micro theme, social justice. ओके, Prevention of Sexual Harassment Act या POSH Act of 2013 हर वर्कप्लेस जहां 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, वहां एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी या ICC बनाना मैंडेटरी करता है। इसकी जर्नी विशाखा गाइडलाइन से शुरू हुई थी ना? हाँ, 1997 की विशाखा गाइडलाइन से, और 2012 के बाद ये फाइनली लॉ में कोडिफाई हुआ। तो जैसे हर स्कूल में एंटी रैगिंग कमेटी होनी चाहिए, वैसे हर ऑफिस में एक ICC। इसकी पावर्स क्या हैं? ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट लगता है। बहुत ज्यादा पावर्स हैं। यूपीएससी के लिए कॉल लॉजिक ये है कि आईसीसी के पास एक सिविल कोर्ट की पावर्स हैं। वो किसी को भी समन कर सकती है, एविडेंस ले सकती है, डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। और इसके टाइमलाइंस की स्ट्रिक्ट हैं शायद। हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट। कंप्लेंट इंसिडेंट के 3 महीने के अंदर फाइल करनी होती है और आईसीसी को अपनी इंक्वायरी 90 दिन में पूरी करनी होती है। अच्छा, और सेटलमेंट्स का क्या क्या मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन पर अग्री कर सकते हैं? ये एक और क्रूशल ट्रैप है। कॉन्सिलिएशन अलाउड है, लेकिन उसका बेसिस मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं हो सकता। फोकस जस्टिस पर है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर नहीं। सही है। तो टाइमलाइन के लिए एक मेमोरी हैक हो सकता है, पॉश टाइमलाइन। 3 months फॉर कंप्लेंट, 90 days फॉर जजमेंट। परफेक्ट। चलो इसकी कोर पावर प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स सेइंग द आईसीसी हैज द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। इन शॉर्ट, द POS एक्ट एक पावरफुल लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है वर्कप्लेस सेफ्टी के लिए, जिसमें ICC की सिग्निफिकेंट पावर्स और स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड प्रोसीजर्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, WE इंडेक्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस। वर्कप्लेस सेफ्टी से अब आते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर। इस पर उत्तर प्रदेश से एक फैंटास्टिक न्यू इनिशिएटिव है। यस, यूपी ने इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल जेंडर इंडेक्स लॉन्च किया है, द वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट या WE इंडेक्स। ये वुमेन की प्रोग्रेस को 5 की लीवर्स पर ट्रैक करता है। कौन से 5 लीवर्स? एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, लाइवलीहुड एंड मोबिलिटी और सेफ्टी। ये डेटा ड्रिवन गवर्नेंस का एक परफेक्ट एग्जांपल है ना? यस। जैसे निफ्टी स्टॉक मार्केट की हेल्थ बताता है, हाँ, वैसे ही WE इंडेक्स यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में वुमेन की इकोनॉमिक सिचुएशन का स्नैपशॉट देता है। और यूपीएससी रेलेवेंस के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल डेटा पॉइंट से कनेक्ट होता है। इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट या FLFPR अब 41.7% है। ये तो अच्छी खबर लगती है। पर इसमें से सिर्फ 18% वर्किंग वुमेन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है। ये दिखाता है कि रियल चैलेंज एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी है, सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं। ओके, यहाँ है वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। हमने भी देखा कि कैसे डेटा जैसे WE इंडेक्स पॉलिसी को ड्राइव कर सकता है। अगर आपको ऐसे डीप कनेक्शंस और एग्जाम फोकस्ड इनसाइट्स वैल्यूएबल लग रहे हैं तो एक सेकंड लीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए। और अगर ये एनालिसिस एक्स्ट्रा हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज सुपर थैंक्स यूज करने या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करने के बारे में सोचिए। ये हमें आपके लिए और ऐसा डिटेल कंटेंट बनाने में जेन्युइनली हेल्प करता है। नाउ बैक टू इट। इसका सिंपल मेमोरी हैक, यूपी का WE इंडेक्स 5 लेवल्स टू एम्पावर। चलो उस क्रूशल डेटा पॉइंट को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। FLFOPR is 41.7%, but formal employment is only 18%. इन शॉर्ट, WEI इंडेक्स एक पायोनियरिंग डेटा ड्रिवन अप्रोच है जो विमेंस इकोनॉमिक ग्रोथ के स्ट्रक्चरल बैरियर्स को आइडेंटिफाई और रिमूव करने के लिए बनाया गया है। Great. Let's move to the next one. टॉपिक इज केयर इकोनॉमी एंड अनपेड डोमेस्टिक वर्क। Broad micro theme, social justice. हमने अभी विमेन इन फॉर्मल इकोनॉमी की बात की, पर उस मैसिव इनविजिबल इकोनॉमी का क्या जो हमारे घरों को चलाती है, द केयर इकोनॉमी। ये इसे फ्रेम करने का परफेक्ट तरीका है। केयर इकोनॉमी का मतलब है अनपेड केयर वर्क, जैसे घर का काम, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल की इमेंस इकोनॉमिक वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना। हाँ, ये काम ज्यादातर महिलाएं ही करती हैं। बिल्कुल। सोच लो, आपकी मॉम जो घर मैनेज करती हैं, उनका काम सिर्फ प्यार नहीं है, उसकी एक रियल टैंजिबल GDP वैल्यू है। और वो वैल्यू बहुत ज्यादा है। एग्जाम के लिए कोर लॉजिक ये है कि अनपेड केयर वर्क इंडिया की GDP का 15-17% एस्टिमेट किया गया है। वाओ।
लेटेस्ट टाइम यूज सर्वे 2024 के अनुसार ऑन एवरेज महिलाएं दिन में 426 मिनट्स अनपेड केयर वर्क में लगाती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ 163 मिनट। द गैप इज इनॉर्मस। इसकी ग्लोबल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए यूएन ने अब अक्टूबर 29 को इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट डिक्लेयर किया है। ये बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है, तो प्रीलिम्स के लिए हॉट टॉपिक है। तो मेमोरी हैक सिंपल है, अक्टूबर 29 केयर का दिन। चलो उस जीडीपी फिगर को प्रैक्टिस करते हैं। ये मेंस आंसर्स के लिए बहुत अच्छा है। प्रैक्टिसिंग अनपेड केयर वर्क इज 15-17% ऑफ जीडीपी। इन शॉर्ट, अब केयर इकोनॉमी को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करना कोई फ्रिंज आइडिया नहीं है। ये जेंडर इक्वालिटी अचीव करने और हमारी इकोनॉमिक आउटपुट के एक्यूरेट असेसमेंट के लिए जरूरी है। चलिए अब हम इंडिया के एक फ्लैगशिप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ICDS पर फोकस करते हैं। टॉपिक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS, ब्रॉड माइक्रो थीम सोशल जस्टिस। ओके। ICDS जो 1975 में लॉन्च हुई थी, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है फॉर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 0 से 6 साल के बच्चों, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स और दूसरे वल्नरेबल ग्रुप्स को टारगेट करती है। और ये अब मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंदर है, राइट? करेक्ट। और ये एक पैकेज ऑफ 6 सर्विसेज डिलीवर करती है। कौन सी 6 सर्विसेज? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स, रेफरल सर्विसेज, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन और प्री स्कूल एजुकेशन। UPSC के लिए आई गेस स्पेसिफिक्स मैटर करते हैं। बिल्कुल। न्यूट्रिशनल नॉर्म्स हैं 500 कैलोरीज फॉर चिल्ड्रन और 600 फॉर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स। और फंडिंग पैटर्न भी की है 60-40 सेंट्रल और स्टेट्स के बीच और 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स। ठीक है, इसकी सर्विसेज याद रखने का एक सिंपल तरीका है, 6 सर्विसेज फॉर द 0-6 एज ग्रुप। गुड वन। चलो फंडिंग पैटर्न पे फोकस करते हैं। Rehearsing, ICDS funding is 60-40 and 90-10 for any states. इन शॉर्ट, ICDS इंडिया के सोशल सेफ्टी नेट का कॉर्नरस्टोन है, जिसे मैल न्यूट्रिशन और पुअर डेवलपमेंट के इंटरजेनरेशनल साइकिल को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। अब एक और स्पेसिफिक स्कीम देखते हैं। पालना स्कीम, नेशनल क्रैश स्कीम। ब्रॉड माइक्रो थीम। सोशल जस्टिस। ओके। पालना स्कीम या नेशनल क्रैश स्कीम, ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन ये मिशन शक्ति के समार्थ या वर्टिकल के अंडर आती है। और इसका स्पेसिफिक फोकस क्या है? इसका फोकस 6 महीने से 6 साल के बच्चों के लिए डे केयर फैसिलिटीज यानी क्रैचेस प्रोवाइड करना है। इसे 2022 में रिस्ट्रक्चर किया गया था ताकि चाइल्ड केयर को फॉर्मलाइज किया जा सके और ज्यादा विमेन वर्कफोर्स ज्वाइन कर सकें। तो ये बेसिकली वर्किंग मदर्स के लिए? और यहीं पर मेजर UPSC ट्रैप है। ये स्कीम सभी मदर्स, वर्किंग और नॉन वर्किंग, दोनों के लिए डे केयर प्रोवाइड करती है। दैट इज अ ब्रिलियंट ट्रैप। एग्जामिनर्स इस पॉइंट को जरूर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। इसका फंडिंग पैटर्न भी स्पेसिफिक है, 60-40 फॉर जनरल स्टेट्स, 90-10 फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और 100% फॉर UTs विदाउट अ लेजिस्लेचर। ये स्कीम सीधे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 को इनेबल करती है। ठीक है, तो मेमोरी हैक ये होना चाहिए, पल्ला इज फॉर ऑल मदर्स, नॉट जस्ट वर्किंग वंस। चलो इसे प्रैक्टिस करते हैं। प्रियस, पल्ला स्कीम इज फॉर बोथ वर्किंग एंड नॉन वर्किंग मदर्स। इन शॉर्ट, पालना स्कीम केयर इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने और रिलायबल चाइल्ड केयर प्रोवाइड करके फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को डायरेक्टली बूस्ट करने के लिए एक क्रिटिकल सपोर्ट स्ट्रक्चर है। ओके, सो वी हैव ICDS एंड पालना। अब अर्ली चाइल्डहुड के लिए गवर्नमेंट की नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? टॉपिक इज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंटीग्रेशन। ब्रॉड माइक्रो थीम सोशल जस्टिस। राइट। अगला बड़ा स्टेप है इंटीग्रेशन। ये एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट है। गवर्नमेंट का गोल 1.1 मिलियन आंगनवाड़ीज को प्राइमरी स्कूल प्रेमिसेस पर फिजिकली कोलोकेट करना है। अच्छा, आइडिया ये है कि बच्चों के लिए प्री स्कूल से क्लास 1 में एक स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट हो। एग्जैक्टली। इसके लिए एक नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी इंट्रोड्यूस किया गया है, आधारशिला फॉर चिल्ड्रन एज 3 to 6। और इसमें कोई डिजिटल कंपोनेंट भी है कि हर बच्चे के लिए एक यूनिक बर्थ आईडी बनाई जाए। और ये आईडी बच्चे के साथ ग्रो करती है। बिल्कुल। ये बर्थ आईडी पहले आंगनवाड़ी में पोषण ट्रैकर आईडी में कन्वर्ट होती है, फिर स्कूल एंट्री पर ये अपार आईडी बन जाती है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये स्टूडेंट के लिए एक लाइफ लॉन्ग पोर्टेबल एकेडमिक रिकॉर्ड बनाता है। इंटरेस्टिंग। तो इस आईडी चेन को याद रखने का एक तरीका हो सकता है, बर्थ आईडी टू पोषण टू अपार, अ चाइल्ड्स डिजिटल जर्नी। गुड। चलो करिकुलम का नाम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिसिंग द न्यू करिकुलम इज आधारशिला। इन शॉर्ट, ये नई इंटीग्रेशन पॉलिसी फिजिकल कोलोकेशन और एक यूनिफाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू इंडिया में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की फाउंडेशन को फॉर्मलाइज और स्ट्रेंथन करना चाहती है। चलिए अब एक सेंसिटिव बट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। एसिड अटैक सर्वाइवर्स। ठीक है। SC डायरेक्टिव्स। ब्रॉड माइक्रो थीम सोशल जस्टिस। Okay. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट नॉन नेगोशिएबल डायरेक्टिव्स दिए हैं। हर सर्वाइवर के लिए 3 लाख रुपए का मैंडेटरी मिनिमम कॉम्पेंसेशन है। और आई बिलीव इस कॉम्पेंसेशन की टाइमलाइन भी बहुत स्ट्रिक्ट है, इमीडिएट रिलीफ के लिए। एब्सोल्युटली। टाइमलाइन क्रिटिकल है। 1 लाख रुपए इंसिडेंट रिपोर्ट होने के सिर्फ 15 दिन के अंदर पे करना है और बाकी के 2 लाख रुपए 2 महीने के अंदर। वाह, दैट्स फास्ट। लेकिन इससे भी ज्यादा पावरफुल पॉइंट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्रिमिनली लायबल हैं अगर वो एक सर्वाइवर को फ्री क्रिटिकल केयर देने से मना करते हैं। दे कैन नॉट टर्न अ विक्टिम अवे, पीरियड। ये एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिव है। इससे पूरे मेडिकल सिस्टम पर केयर की जिम्मेदारी आती है। हाँ, और ये कॉम्पेंसेशन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज फैसिलिटेट करती हैं। एक अच्छा तरीका इन नंबर्स को याद रखने का है 15 days for 1 lakh,
2 months for the rest. Let's practice the most powerful directive. Rehearse. Private hospitals are criminally liable for refusing free critical care. In short, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स ने एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए इमीडिएट और सस्टेन्ड सपोर्ट इंश्योर करने के लिए एक रोबस्ट, टाइम बाउंड लीगल और फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बनाया है. Okay, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अप, टेक फॉर वल्नरेबल्स एंड ई-गवर्नेंस. Broad micro theme, social justice. हमने डिजिटल आईडीज की बात की थी. चलो अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी वल्नरेबल पॉपुलेशंस तक सर्विसेज कैसे पहुंचा रही है. Right. टेक्नोलॉजी और ई-गवर्नेंस अब सोशल वेलफेयर स्कीम्स के हार्ट में है. फॉर एग्जांपल, पोषण ट्रैकर ऐप जो 2021 में लॉन्च हुई 14 लाख आंगनवाड़ीज की रियल टाइम फंक्शनिंग मॉनिटर करती है. अच्छा, इसे तो पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस भी मिला था. हाँ, और रेशन डिस्ट्रीब्यूशन में लीकेजेस रोकने के लिए फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर FRS अब आंगनवाड़ी से टेक होम रेशंस THR डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंडेटरी है. और कोई टेक इनेबल स्कीम? है ना, PM मातृ वंदना योजना जो मैटरनिटी के लिए कैश इंसेंटिव्स देती है. पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपीज और दूसरे बच्चे के लिए 6,000 रुपीज सिर्फ तब जब वो लड़की हो. ये बहुत स्पेसिफिक कंडीशन है. हाँ, अडॉप्शन के लिए कैरिंग्स पोर्टल है और 2017 से PDS राशन के लिए आधार बायोमेट्रिक्स मैंडेटरी है ही. एक सिंपल मेमोरी हैक है. फ्रॉम पोषण ट्रैकर टू कैरिंग्स, टेक इज केयरिंग फॉर द वल्नरेबल. चलो PMMVY स्कीम की उस स्पेसिफिक डिटेल को प्रैक्टिस करते हैं. रिहर्स. PM मातृ वंदना योजना गिव्स 6,000 रुपीज ओनली फॉर अ सेकंड गर्ल चाइल्ड. इन शॉर्ट, ई-गवर्नेंस टूल सोशल वेलफेयर स्कीम्स में ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटरिंग और टारगेटेड डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स इंश्योर करने के लिए यूज हो रहे हैं. चलिए आगे. नेक्स्ट टॉपिक, नमस्ते प्रोग्राम. ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस. अब एक ऐसे प्रोग्राम की बात करते हैं जो हमारी सोसाइटी के सबसे मार्जिनलाइज सेक्शंस में से एक सैनिटेशन वर्कर्स के लिए है. द नमस्ते प्रोग्राम. ओके. नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम. यह एक क्रूशियल इनिशिएटिव है जिसने 2023-24 में पुराने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स को रिप्लेस किया. नाम और फोकस में ये चेंज क्यों? ये सिग्निफिकेंट लगता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी शिफ्ट है. कोर रैशनल ये है कि जब मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस को ऑफिशियली खत्म डिक्लेयर कर दिया गया है, तो अब प्रोग्राम का फोकस रिहैबिलिटेशन से हटकर उन वर्कर्स की सेफ्टी और डिग्निटी पर शिफ्ट होना चाहिए जो सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स की हैजर्डस क्लीनिंग में इन्वॉल्व्ड हैं. तो ये एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है. बिल्कुल, ये अनसैनिटेशन वर्कर्स, मशीन ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स को डायरेक्टली टारगेट करता है. एम है उन्हें सेफ्टी गियर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और कैपिटल सब्सिडीज देना ताकि वो सैनिप्रेन्योर्स बन सकें. सैनिप्रेन्योर्स. सैनिटेशन एंटरप्रेन्योर्स, इसका कॉन्टेक्स्ट वो ट्रैजिक रियलिटी है कि सीवर्स में मरने वाले 90% वर्कर्स के पास कोई सेफ्टी गियर नहीं था. एक मेमोरी हैक इसके नाम से भी बन सकता है. नमस्ते सेइंग गुड बाय टू हैजर्डस क्लीनिंग. सही है. चलो इसके टारगेट ग्रुप को प्रैक्टिस करते हैं. रिहर्स सेइंग नमस्ते टारगेट सीवर एंड सेप्टिक टैंक वर्कर्स. इन शॉर्ट, नमस्ते प्रोग्राम एक फंडामेंटल पॉलिसी शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है. फ्रॉम रिहैबिलिटेशन ऑफ फॉर्मर मैनुअल स्कैवेंजर्स टू प्रोफेशनलाइजेशन, सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट ऑफ करंट सैनिटेशन वर्कर्स. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, एंटिसिपेटरी बेल इन SC/ST एक्ट. ब्रॉड थीम, सोशल जस्टिस. चलो अब एक क्रिटिकल लीगल प्रोविजन देखते हैं SC/ST एक्ट से रिलेटेड. ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेक्शन 18 ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑफ 1989 एंटिसिपेटरी बेल के प्रोविजन को एक्सप्रेसली बार करता है. अच्छा, कॉन्टेक्स्ट के लिए एंटिसिपेटरी बेल मतलब अरेस्ट के एंटिसिपेशन में बेल लेना. करेक्ट. और इस प्रोविजन को कई बार चैलेंज किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसे बहुत स्ट्रांगली रीअफर्म किया है. ओके. कोर्ट ने रूल किया कि स्टैट्यूटरी बार कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी या आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वायलेट नहीं करता. इस रीसेंट रूलिंग का कॉन्टेक्स्ट क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को क्वॉश किया जिसने गलती से एक SC/ST एक्ट केस में एंटिसिपेटरी बेल दे दी थी. इस स्ट्रिक्ट प्रोविजन के पीछे कोर लॉजिक विक्टिम्स को प्रोटेक्शन देना और अक्यूज्ड को लीगल लूप होल्स यूज करके इन्वेस्टिगेशन से बचने से रोकना है. इसका मेमोरी हैक डायरेक्ट है. SC/ST एक्ट, नो एंटिसिपेशन, ओनली इन्वेस्टिगेशन. चलो इसकी लीगल प्रोविजन को प्रैक्टिस करते हैं. रिहर्स. सेक्शन 18 ऑफ द SC/ST एक्ट बार्स एंटिसिपेटरी बेल. इन शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के अंडर एंटिसिपेटरी बेल की स्ट्रिक्ट नॉन अवेलेबिलिटी को कंसिस्टेंटली अपहोल्ड किया है ताकि विक्टिम प्रोटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन की इंटेग्रिटी इंश्योर हो सके. ओके, नेक्स्ट. चाइल्ड मैरिज डेमोग्राफिक्स एंड SDGs अब एक मेजर सोशल इशू जिसे इंडिया डेकेड से लड़ रहा है. चाइल्ड मैरिज. राइट. ये टॉपिक सीधे SDG टारगेट 5.3 से लिंक्ड है जिसका एम 2030 तक चाइल्ड मैरिज को पूरी तरह एलिमिनेट करना है. और यूनिसेफ का डेटा बहुत साफ है. दुनिया भर में जितनी भी चाइल्ड ब्राइड्स हैं उनमें से 1/3 इंडिया में है. 1/3? दैट्स अबाउट 223 मिलियन. हाँ, नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन प्रोग्रेस भी हुई है. कितनी? सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस. नेशनली चाइल्ड मैरिज का रेट 47.4% इन 2015-16 से गिरकर 23.3% इन 2019-21 हो गया. ये एक मैसिव अचीवमेंट है. लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है. बिल्कुल. और रीजनल वेरिएशन मेंस आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा रेट्स वेस्ट बंगाल 42%, बिहार 40% और त्रिपुरा 39% में है. और सबसे कम लक्षद्वीप 4% और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख 6% में है. एक अच्छा तरीका इसे याद रखने का है WB बिहार ऑन टॉप, लक्षद्वीप एट द बॉटम. चलो उस नेशनल फिगर को प्रैक्टिस करते हैं. रिहर्स सेइंग India's child marriage rate is down to 23.3%. In short,
जबकि इंडिया ने चाइल्ड मैरिज कम करने में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है, ये अब भी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है जिसमें शार्प रीजनल डिस्पैरिटीज है और टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशंस की जरूरत है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद चाइल्ड प्रोटेक्शन। Topic is Crime Against Children and Juvenile Justice JJ Act 2015. Broad micro theme, social justice. ओके, लेटेस्ट एनसीआरबी रिपोर्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो 1986 में एस्टैब्लिश हुई थी, क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन में 9.2% का एक वरिंग इंक्रीज दिखाती है। और सबसे बड़ी कैटेगरीज कौन सी हैं? दो हैं, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन 45% और पॉक्सो एक्ट के अंडर ऑफेंसेस 38.2%। तो हमारा लीगल सिस्टम बच्चों को कैसे हैंडल करता है? गाइडिंग लॉ है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2015। ये स्ट्रिक्टली एक चाइल्ड को 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के रूप में डिफाइन करता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूअल फ्रेमवर्क बनाता है। ड्यूअल फ्रेमवर्क, उसका क्या मतलब है? ये ड्युअलिटी की है। एक तरफ है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जहां पूरा फोकस रिहैबिलिटेशन पर है, पनिशमेंट पर नहीं। दूसरी तरफ है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इसमें ऑर्फन्स, अबैंडन्ड या ट्रैफिक्ड बच्चे आते हैं जिन्हें स्टेट प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, पर यहाँ एक बड़ा प्रीलिम्स ट्रैप है। रेगुलर कोर्ट्स के लिए नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड NJDG है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स JJBs के केसेस के लिए कोई सेंट्रल पब्लिक रिपोजिटरी नहीं है। अच्छा, तो डेटा ट्रांसपेरेंसी का इशू है? बिल्कुल, एक मेमोरी हैक इसके डुअल फोकस पर है। JJ एक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मींस रिहैब, नीड मींस प्रोटेक्शन। चलो इस डेटा ट्रांसपेरेंसी ट्रैप को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स, देयर इज नो सेंट्रल पब्लिक रिपोजिटरी फॉर JJBs। इन शॉर्ट, जेजे एक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव चाइल्ड सेंट्रिक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन सेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंट डेटा की कमी से हैम्पर्ड है। एंड फॉर द फाइनल टॉपिक इन दिस सेक्शन, DPDP एक्ट 2023 एंड डिसेबल्ड प्रिजनर्स, ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस। ये एक इंटरेस्टिंग इंटरसेक्शन है, एक नया टेक लॉ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के राइट्स। हाँ, नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 पेरेंटल कंसेंट के बिना माइनर्स के ऑनलाइन एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करता है। एक मेजर कंट्रोवर्सी तब हुई जब ड्राफ्ट रूल्स ने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को माइनर्स के साथ क्लब कर दिया। राइट। इससे उनकी ऑटोनॉमी पर सीरियस कंसर्न्स रेज्ड हुए। हाँ, और ये प्रिजन्स में डिसेबल्ड पर्सन्स के राइट्स से कनेक्ट होता है। प्रिजन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर स्ट्रिक्टली एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट गाइडेंस के लिए एक मॉडल प्रिजन मैनुअल इशू करती है। और इसके लिए की लीगल बैकिंग क्या है? की लीगल बैकिंग है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट ऑफ 2026। ये एक्ट सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पर एक लीगल ऑब्लिगेशन डालता है कि वो सभी सर्विसेज में सपोर्ट और एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करें, और इसमें एक्सप्लिसिटली प्रिजन्स भी शामिल हैं। तो डिसेबिलिटी राइट्स ग्रुप्स इस एक्ट को यूज कर रहे हैं? हाँ, एक्सेसिबल प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रैम्प्स और एक्सेसिबल टॉयलेट्स के लिए पुश करने के लिए। एक अच्छा तरीका इन दो एक्ट्स को याद रखने का है, DPDP प्रोटेक्ट्स डाटा, RPWD प्रोटेक्ट्स राइट्स। चलो उस कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को प्रैक्टिस करते हैं। रियर्स, प्रिजन्स आर अ स्टेट सब्जेक्ट। इन शॉर्ट, DPDP एक्ट जैसे नए टेक्नोलॉजी लॉज और RPWD एक्ट जैसे एग्जिस्टिंग राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन के इंटरसेक्शन से सभी सिटीजन्स इंक्लूडिंग दोज इन स्टेट कस्टडी के लिए एक्सेसिबिलिटी और ऑटोनॉमी इंश्योर करने में नए चैलेंजेस और डिमांड्स पैदा हो रहे हैं। वाओ, चलिए, दैट वाज एन इंटेंस लुक एट सोशल जस्टिस फ्रेमवर्क्स। अब अपने सेकंड मेजर एरिया की तरफ चलते हैं, जहां हम सोशल जस्टिस और हेल्थ का डायरेक्ट इंटरसेक्शन देखेंगे। परफेक्ट ट्रांजिशन। चलो इसे ट्रांसजेंडर पर्सन्स और उनके सिस्टर्स कहां से शुरू करते हैं? फर्स्ट स्निपेट, ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट डेटा एंड स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस एंड हेल्थ। Let's start with a surprising fact. यूनियन गवर्नमेंट के पास अपनी वेरियस मिनिस्ट्रीज में ट्रांसजेंडर पर्सन्स के एम्प्लॉयमेंट का कोई ऑफिशियल सेंट्रलाइज्ड डेटा नहीं है। ये एक मेजर डेटा गैप की तरफ इशारा करता है। तो डेटा मिसिंग है, पर लीगल राइट्स का क्या? वहां जर्नी काफी हिस्टोरिक रही है ना? बिल्कुल। 10 साल पहले गवर्नमेंट फॉर्म्स में सिर्फ मेल फीमेल ऑप्शंस होते थे। आज अदर ट्रांसजेंडर का ऑप्शन नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट ऑफ 2014 की देन है। एग्जैक्टली, नालसा जजमेंट टर्निंग पॉइंट था। उसने राइट टू सेल्फ आइडेंटिफाई वंस जेंडर को लीगली रिकॉग्नाइज किया। और सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशंस के लिए भी रास्ता खोला था। हाँ, उन्होंने स्टेट्स को डायरेक्ट किया कि ट्रांस पर्सन्स को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास माना जाए। इसके बाद आया ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट ऑफ 2019, जिसने गवर्नमेंट के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इशू करना एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बना दिया, जो एक पर्सन के अफर्म्ड जेंडर को रिफ्लेक्ट करे। और इन राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? बैकिंग सीधे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से आती है। तो इस एवोल्यूशन को याद रखने का एक अच्छा तरीका है, नालसा गेव द राइट, द 2019 एक्ट मेड द रूल। Let's practice that landmark case. Rehearsing. Nalsa versus Union of India, 2014. इन शॉर्ट, जबकि इंडिया में ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अब काफी स्ट्रांग है, डेटा कलेक्शन की कमी और इम्प्लीमेंटेशन में गैप्स अब भी मेजर हर्डल्स हैं। Okay. आइडेंटिटी से अब आते हैं वेलबींग के दो सबसे फंडामेंटल इंडिकेटर्स पर। स्निपेट 2, पॉवर्टी एस्टिमेशन एंड मैलन्यूट्रिशन मेट्रिक्स, ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस एंड हेल्थ। Right. सालों से इंडिया ने पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए अलग अलग कमिटीज यूज की हैं और उनकी मेथोडोलॉजीज इवॉल्व हुई हैं। और साथ ही हम मैलन्यूट्रिशन मेजर करने के लिए बहुत स्पेसिफिक मेट्रिक्स यूज करते हैं। हाँ, फॉर इंस्टेंस ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 4 मेट्रिक्स यूज करता है: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी। स्टंटिंग और वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस
एक क्लासिक प्रीलिम्स क्वेश्चन है, क्या आप इसे तोड़कर समझा सकती हैं? सिंपल है। स्टंटिंग है लो हाइट फॉर एज। शॉर्ट सोचो, ये क्रॉनिक या लॉन्ग टर्म मैल्यूट्रिशन दिखाता है। और वेस्टिंग? वेस्टिंग है लो वेट फॉर हाइट। वीक या थिन सोचो, ये अक्यूट या रीसेंट मैल्यूट्रिशन दिखाता है। ठीक है। और पॉवर्टी की हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे बदली है? जैसे एग्जाम के पासिंग मार्क्स बदल सकते हैं, वैसे ही पॉवर्टी लाइन भी शिफ्ट हुई है। राइट। कमिटीज का इवोल्यूशन क्रूशियल है। दंडेकर रात कमेटी ने 1971 में प्योरली कैलोरी बेस्ड नॉर्म यूज किया। लकड़ावाला कमेटी ने 1993 में स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस इंट्रोड्यूस की। और तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया? तेंदुलकर कमेटी ने 2009 में एक मेजर शिफ्ट किया। उन्होंने एक्सप्लिसिटली कैलोरी बेस्ड नॉर्म से दूर जाकर एक ज्यादा मल्टी डायमेंशनल नॉर्म की तरफ मूव किया, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ पर स्पेंडिंग भी शामिल थी। ठीक है, तो मेल न्यूट्रिशन के लिए एक ग्रेट मेमोरी हैक है, स्टंटिंग इक्वल्स शॉर्ट हाइट, वेस्टिंग इक्वल्स वीक वेट। बिल्कुल। चलो इस पे प्रैक्टिस क्यों लेते हैं, रिहर्स। स्टंटिंग इज लो हाइट फॉर एज, वेस्टिंग इज लो वेट फॉर हाइट। इन शॉर्ट, एग्जाम के लिए पॉवर्टी एस्टिमेशन के इवोल्यूशन को एक नैरो कैलोरी बेस्ड अप्रोच से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच तक समझना और स्टंटिंग वेस्टिंग जैसे मेल न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स की प्रिसाइज डेफिनेशंस जानना की है। चलिए आगे। Snippet 3. Adolescent obesity and FSSAI labeling norms. Broad micro theme, social justice and health. अब बात करते हैं इंडिया में एक बढ़ते हुए साइलेंट एपिडेमिक की, एडोलेसेंट ओबेसिटी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, और कंज्यूमर्स को हेल्दियर चॉइसेस लेने में हेल्प करने के लिए FSSAI पैकेज्ड फूड्स के लिए लेबलिंग नॉर्म सेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पैकेट पर लो शुगर लिखा देखते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में 100 ग्राम में 5 ग्राम या उससे कम शुगर है। तो इंडिया में फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का स्टेटस क्या है? मैंने कुछ प्रोडक्ट्स पर स्टार रेटिंग्स देखी हैं। ये हमें कोर लॉजिक और एक बड़े UPSC ट्रैप पर लाता है। हेल्थ स्टार रेटिंग HSR सिस्टम जो आप कुछ पैकेजेस पर देखते हैं, वो इंडिया में अभी वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं। अच्छा, ये क्रूशियल पॉइंट है। तो हमारा अपना मैंडेटरी सिस्टम अभी तक नहीं है। नहीं। एक और क्रिटिकल पॉइंट ये है कि इंडिया के पास अभी तक अपने ऑफिशियल इंडिया स्पेसिफिक रिकमेंडेड लिमिट्स फॉर HFSS हाई फैट सॉल्ट एंड शुगर इनटेक नहीं है। हम अभी WHO की जनरल गाइडलाइन पर रिलाई करते हैं। ठीक है, तो इसका मेमोरी हैक हो सकता है। HSR इन इंडिया नॉट अ स्टार परफॉर्मर येट इट्स वॉलंटरी। सही है। चलो इस पॉइंट को प्रैक्टिस क्यू से लॉक करते हैं। प्रैक्टिस सेइंग हेल्थ स्टार रेटिंग इज वॉलंटरी इन इंडिया। इन शॉर्ट, इंडिया अभी भी एडोलेसेंट ओबेसिटी से लड़ने के लिए एक रोबस्ट और मैंडेटरी फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग पॉलिसी डेवलप करने की प्रोसेस में है। नेक्स्ट अप इज अ वेरी साइंस हेवी टॉपिक। Snippet 4. Emerging obesity treatments and metabolic modulation. Broad micro theme. Social justice and health. तो लेबलिंग और डाइट से आगे ओबेसिटी ट्रीट करने के लिए साइंस के कटिंग एज पर क्या हो रहा है? Interesting. ये प्योर साइंस एंड टेक है। साइंटिस्ट ऐसी नई एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स डेवलप कर रहे हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को सेल्यूलर लेवल पे मॉड्यूलेट करके काम करती हैं। एक अप्रोच है माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलर्स का यूज। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। सिंपल टर्म्स में ये कैसे काम करता है? अपने सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को एक कार इंजन की तरह सोचो। नॉर्मली ये फ्यूल यानी कैलोरीज को बहुत एफिशिएंटली बर्न करके एनर्जी ATP प्रोड्यूस करता है। Okay. ये अनकपलर ड्रग्स इंजन को डिलिबरेटली इनएफिशिएंट बना देती हैं। वो उसे सेम काम करने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल बर्न करने पर फोर्स करती हैं और एक्सेस एनर्जी को फैट की तरह स्टोर करने के बजाय हीट के रूप में रिलीज कर देती हैं। तो ये कार में कंट्रोल्ड फ्यूल लीक क्रिएट करने जैसा है, ताकि वो थोड़ी दूर जाने के लिए पूरा टैंक यूज कर ले, और वेस्टेड फ्यूल वो फैट है जिसे हम लूज करना चाहते हैं। परफेक्ट एनालॉजी। एक और मेथड है एक्टिवेटेड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। अल्ट्रासाउंड के साथ कंबाइन करने पर ये नैनो पार्टिकल्स व्हाइट फैट जो बैड स्टोरेज फैट है उसको एनर्जी बर्निंग ब्राउन फैट में कन्वर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। इसका सिंपल मेमोरी हैक है अनकपलर्स बर्न इट एज हीट, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स टर्न इट ब्राउन। चलो इस टेक्निकल टर्म को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलर्स। इन शॉर्ट, ओबेसिटी ट्रीटमेंट का फ्यूचर सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से आगे बढ़कर हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल पर डायरेक्टली मैनिपुलेट करने की तरफ जा रहा है। चलिए आगे। Snippet 5. Diabetes classification and biomarker detection. Broad micro theme. Social justice and health. ओबेसिटी से आते हैं उसके क्लोज कजिन डायबिटीज पर। हम सब टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में जानते हैं, पर क्या और भी टाइप्स हैं? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। टाइप 2 लाइफस्टाइल और इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। लेकिन एक रेयर टाइप है जिसे मोडी कहते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ द यंग। ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। एग्जैक्टली और इसीलिए ये ट्रिकी है। मोडी एक सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण होता है। की चीज ये है कि ये नॉन ओबीज यंग पीपल में दिखता है, लेकिन टाइप 1 के विपरीत इसमें हमेशा इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। अच्छा। कुछ पेशेंट्स सिंपल ओरल ड्रग्स या लाइफस्टाइल चेंजेस से ही अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। ये डिस्टिंक्शन करेक्ट ट्रीटमेंट के लिए क्रूशियल है। और क्या डायबिटीज को जल्दी डिटेक्ट करने के नए तरीके हैं? हाँ, एक इमर्जिंग फील्ड है मेटाबॉलिमिक प्रोफाइलिंग। ये टेक्निक ब्लड में हजारों छोटे मॉलिक्यूल्स जिनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं उन्हें एनालाइज करती है। ये डायबिटीज के कारण होने वाले सटल केमिकल इम्बैलेंसेस को ऑर्गन डैमेज से बहुत पहले ही डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो इसका मेमोरी हैक, मोडी इज मोनोजेनिक नॉट ऑलवेज इंसुलिन डिपेंडेंट। चलो इसका फुल फॉर्म प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। मोडी
मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। इन शॉर्ट, डायबिटीज की हमारी समझ, मोडी जैसे स्पेसिफिक जेनेटिक सबटाइप्स की आइडेंटिफिकेशन और मेटाबोलॉमिक्स जैसे नए प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक टूल्स के डेवलपमेंट से काफी न्यूआंस्ड हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्निपेट 6, हाइपरटेंशन एंड डाइटरी सॉल्ट ओवरलोड, ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस एंड हेल्थ। ऑलराइट, चलो एक और मैसिव पब्लिक हेल्थ इशू को टैकल करते हैं, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। प्रॉब्लम का स्केल बहुत बड़ा है। इंडियन अडल्ट्स डेली 8 से 11 ग्राम सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, जो WHO की रेकमेंडेड लिमिट 5-6 ग्राम से लगभग डबल है। और ये हमें एक क्लासिक यूपीएससी ट्रैप पर लाता है। काफी लोग मानते हैं कि रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट या हिमालयन पिंक सॉल्ट एक हेल्दियर लो सोडियम ऑप्शन है। ये एक पूरा मिथ है। केमिकली ये सब सोडियम क्लोराइड के ही फॉर्म्स हैं, आम टेबल सॉल्ट की तरह। ये सब आपका ब्लड प्रेशर इक्वली बढ़ाएंगे। हाइपरटेंशन के मामले में कोई हेल्दी सॉल्ट नहीं होता। किया जा रहा है। हमारे पास इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव IHCI है। ग्लोबली WHO के पास हार्ट्स और शेक द सॉल्ट हैबिट जैसे इनिशिएटिव्स हैं। एक अच्छा मेमोरी हैक है, पिंक, ब्लैक और व्हाइट सॉल्ट, इट्स ऑल अ ब्लड प्रेशर असॉल्ट। चलो उस मिथ को जोर से बस्ट करते हैं। प्रैक्टिस सिंग, रॉक सॉल्ट एंड ब्लैक सॉल्ट आर नॉट सोडियम फ्री। इन शॉर्ट, इंडिया के हाइपरटेंशन क्राइसिस से निपटने के लिए एक 2-pronged अप्रोच की जरूरत है। IHCI जैसे रोबस्ट पॉलिसी इनिशिएटिव्स और सॉल्ट के बारे में डेंजरस डाइटरी मिथ्स को बस्ट करने के लिए अग्रेसिव पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स। ओके, अगला टॉपिक। स्निपेट 7, इम्यूनाइजेशन प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स, ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस एंड हेल्थ। लाइफस्टाइल डिजीजेस से चलो अब पब्लिक हेल्थ की सबसे बड़ी सक्सेसेस में से एक पर आते हैं, इम्यूनाइजेशन। इंडिया का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े प्रोग्राम्स में से एक है, जो 12 लाइफ सेविंग वैक्सीन्स फ्री में प्रोवाइड करता है। इसकी कवरेज बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया है। हमने मैटरनल और नियोनेटल टेटनस एलिमिनेट करने जैसी बड़ी जीतें हासिल की हैं। अब टेक्नोलॉजी इसमें कैसे हेल्प कर रही है? टेक्नोलॉजी अब इसका बैकबोन है। हमारे पास नया यूविन प्लेटफॉर्म है। ये हर प्रेग्नेंट वुमन और 16 साल तक के बच्चे का वैक्सीनेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव डिजिटल सिस्टम है। ये तो माइग्रेटरी पॉपुलेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ, लेकिन प्लेटफॉर्म्स के बीच डिस्टिंग्विश करना इंपॉर्टेंट है। यूविन बेनिफिशियरीज को ट्रैक करने के लिए है यू फॉर यू, फिर है ईविन, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो एक्सक्लूसिवली वैक्सीन स्टॉक और कोल्ड चेन को रियल टाइम में मैनेज करता है, वी फॉर वैक्सीन। और कोविन? और ऑफ कोर्स कोविन कोविड के लिए था, जिसे इंडिया ने 2021 में एक डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में दुनिया को ऑफर किया। ठीक है, मेमोरी हैक। यू विन फॉर यू द बेनिफिशियरी, इवन फॉर वी द वैक्सीन स्टॉक। चलो इसे प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। यू विन ट्रैक्स पीपल, इवन ट्रैक्स स्टॉक्स। इन शॉर्ट, इंडिया अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के हर एस्पेक्ट को बेनिफिशियरी ट्रैकिंग से लेकर सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स तक स्ट्रेंथन करने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड स्वीट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लेवरेज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्निपेट 8, वायरल एंडेमिक्स एंड इरेडिकेशन स्टेटस, पोलियो, लेप्रेसी, फ्लू, ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस एंड हेल्थ। ओके, चलो कुछ की डिजीजेस के एग्जैक्ट स्टेटस को क्लैरिफाई करते हैं। पहले फ्लू से शुरू करते हैं। राइट। पोलियो फ्लू वैक्सीन्स इंडिया के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वायरस में एंटीजेनिक ड्रिफ्ट बहुत तेजी से होता है। मतलब इट म्यूटेट्स सो फ्रीक्वेंटली कि वैक्सीन हर साल अपडेट करनी पड़ती है। व्हाट अबाउट पोलियो? पोलियो एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इंडिया 2014 में पोलियो फ्री सर्टिफाइड हुआ। आज की डेट में वाइल्ड पोलियो सिर्फ 2 देशों में एंडेमिक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और लेप्रेसी, मैंने इसके लिए एलिमिनेटेड और एंडेमिक दोनों टर्म्स सुने हैं। ये एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन है। लेप्रेसी एक बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होती है। इंडिया ने 2005 में लेप्रेसी को एलिमिनेटेड एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम डिक्लेयर किया। इसका मतलब है प्रेवलेंस 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन से कम हो गया है। लेकिन ये अभी भी एंडेमिक है। हाँ, इसका मतलब है नए केसेस आते रहते हैं। आग कंट्रोल में है, पूरी तरह बुझी नहीं है। ठीक है, एक मेमोरी हैक। पोलियो इज गॉन बट लेप्रेसी लिंगर्स ऑन। चलो उन 2 पोलियो एंडेमिक कंट्रीज पर फोकस करते हैं। रिहर्स। वाइल्ड पोलियो इज एंडेमिक ओनली इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इन शॉर्ट, एग्जाम के लिए इन डिजीजेस का प्रिसाइज स्टेटस जानना क्रिटिकल है। क्या वो एरेडिकेटेड है, एलिमिनेटेड है या अभी भी एंडेमिक है, और उस स्टेटस के पीछे के साइंटिफिक या पॉलिसी रीजंस। लेट्स मूव टू इमर्जिंग थ्रेट्स। स्निपेट 9, ज़ूनोटिक लीथल वायरसेस, निपा एंड एबोला, ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस एंड हेल्थ। कंट्रोल डिजीजेस से आते हैं इमर्जिंग थ्रेट्स पर। निपा और एबोला जैसे डेडली ज़ूनोटिक वायरसेस। निपा एक RNA वायरस है, पैरामिक्सोविरिडी फैमिली से। इसका नेचुरल रिजर्वॉयर फ्रूट बैट है। इसका केस फेटालिटी रेट 40-75% है, और कोई लाइसेंस्ड वैक्सीन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। और ह्यूमंस में इसके सिम्टम्स? सिंगल स्पिलओवर केसेस में आमतौर पर अक्यूट इंसेफेलिटिस सिंड्रोम यानी ब्रेन इन्फेक्शन दिखता है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वाले आउटब्रेक्स में अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के ज्यादा केसेस दिखते हैं। और इबोला कैसे अलग है? इबोला एक अलग फैमिली फाइलोविरिडाई से है। ये इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडीली फ्लूइड्स या ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। ये प्योरली एयरबॉर्न नहीं है। इसका फैटालिटी रेट 90% तक है। ठीक है, मेमोरी हैक। निपा फ्रॉम बैट्स अटैक्स द ब्रेन, इबोला फ्रॉम टच अ डेडली स्टेन। चलो इनकी फैमिली नेम्स प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। निपा इज पैरामिक्सोविरिडाई, इबोला इज फाइलोविरिडाई। इन शॉर्ट, निपा और एबोला जैसे लीथल ज़ूनोटिक वायरसेस के स्पेसिफिक ट्रांसमिशन रूट्स
नेचुरल रेजर्वोयर्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस को समझना पब्लिक हेल्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए बिल्कुल क्रिटिकल है। नेक्स्ट। स्निपेट 10 जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स एंड बैक्टीरियल जूनोसिस, ब्रॉड माइक्रोथीम, सोशल जस्टिस एंड हेल्थ। ओके, इस स्निपेट में दो बहुत अलग तरह की डिजीजेस हैं। पहले स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये बैक्टीरियम ओरिएंटिया टुत्सुगामुशी से होता है। ये इन्फेक्टेड चिगर्स, जो छोटे माइट्स होते हैं, के काटने से फैलता है। गुड न्यूज़ ये है कि ये एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन से ट्रीटेबल है, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। और दूसरी डिजीज है सिकल सेल डिजीज। हाँ, और ये बिल्कुल अलग है। सिकल सेल डिजीज एससीडी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। इससे रेड ब्लड सेल्स रिजिड और सिकल शेप्ड हो जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करते हैं। ये इंडिया में कॉमन है। में बहुत प्रेवलेंट है। गुड न्यूज़ ये है कि यूएस एफडीए ने हाल ही में क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपीज अप्रूव की है, जो एक पोटेंशियल क्योर ऑफर करती है। और एससीडी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंडर एक रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटी भी है। ठीक है, मेमोरी हैक। स्क्रब टाइफस फ्रॉम अ माइट्स बाइट, सिकल सेल फ्रॉम अ जीन्स बाइट। चलो इनके कोड डिफरेंस को स्टेट करते हैं। रिहर्स। स्क्रब टाइफस इज बैक्टीरियल, सिकल सेल इज जेनेटिक। इन शॉर्ट, ये स्निपेट इंडिया के सामने आने वाले डाइवर्स हेल्थ चैलेंजेस को हाईलाइट करता है, एक वेक्टर बॉर्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लेकर एक कॉम्प्लेक्स जेनेटिक डिसऑर्डर तक, जो अब जीन थेरेपी रिसर्च के फोरफ्रंट पर है। ठीक है, इस सेक्शन का आखिरी टॉपिक। स्निपेट 11 कोविड-19 म्यूटेशंस एंड लॉन्ग कोविड, ब्रॉड माइक्रोथीम, सोशल जस्टिस एंड हेल्थ। और इस सेक्शन को रैप अप करने के लिए चलो उस वायरस को रिविजिट करते हैं जिसने हमारी दुनिया बदल दी, कोविड-19। SARS-CoV-2 एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरसेस के बारे में की चीज ये है कि वो रेप्लिकेट करते समय इनहेरेंटली स्लॉपी होते हैं, जिससे उनमें फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस होते रहते हैं। इंडिया में अभी डोमिनेंट स्ट्रेन JN1 सब वेरिएंट है। वायरस इवॉल्व हो रहा है, पर इन्फेक्शन के आफ्टर इफेक्ट्स का क्या? लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग कोविड। ये अब एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। लॉन्ग कोविड कम से कम 10% लोगों को अफेक्ट करता है, जो इनिशियल इन्फेक्शन से रिकवर हो चुके हैं। सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं डिबिलिटेटिंग फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ब्रेन फॉग। और हेल्थ एजेंसीज इन नए वेरिएंट्स को कैसे ट्रैक करती हैं? वो उन्हें उनके पोटेंशियल थ्रेट के बेसिस पर क्लासिफाई करती हैं। जैसे कुछ सब वेरिएंट्स को वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग क्लासिफाई किया गया था, मतलब उन पर नजर रखी जा रही थी। इन इंडिया इज JN1। इन शॉर्ट, कोविड-19 का चैलेंज एक अक्यूट पैंडेमिक को मैनेज करने से इवॉल्व होकर कांस्टेंट वायरल एवोल्यूशन और लॉन्ग कोविड के क्रॉनिक डिबिलिटेटिंग इफेक्ट से एक लॉन्ग टर्म बैटल में बदल गया है। वाओ, दैट वाज अ हेवी डोज ऑफ पब्लिक हेल्थ। कितना फैसिनेटिंग है कि कैसे एक सिंगल जेनेटिक म्यूटेशन एक नेशनल हेल्थ मिशन को जन्म दे सकता है, या कैसे सॉल्ट के बारे में एक सोशल मिथ हाइपरटेंशन एपिडेमिक को ड्राइव कर सकता है। चलिए अब टेबल 3 में और भी गहराई से उतरते हैं। ये एक रैपिड फायर रिवीजन राउंड होने वाला है। लेट्स डाइव इन। फर्स्ट स्निपेट, एवोल्यूशन ऑफ मीजल्स वैक्सीनेशन फ्रेमवर्क्स, ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ। ओके। मीजल्स वैक्सीन पब्लिक हेल्थ की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। सोचना मुश्किल है, पर एक समय था जब 90% बच्चों को मीजल्स होता था। पहली इफेक्टिव वैक्सीन जॉन एंडर्स ने 1963 में डेवलप की। इसका ग्लोबल रोल आउट कब हुआ? टाइमलाइन यूपीएससी के लिए की है। 1963 में वैक्सीन, 1970s में WHO ने एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन EPI लॉन्च किया। लेकिन रियल गेम चेंजर 2000 में आया गावी, द वैक्सीन अलायंस के एस्टैब्लिशमेंट के साथ। गावी क्या है? गावी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। इसने गवर्नमेंट्स, WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और प्राइवेट प्लेयर्स जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को एक साथ लाकर पुअर कंट्रीज में वैक्सीन एक्सेस को ड्रामेटिकली स्केल अप किया है। ठीक है। इसका मेमोरी हैक, एंडर्स एंडेड मीजल्स इन 63। और प्रैक्टिस क्यू के लिए गावी के नेचर और लोकेशन पर फोकस करते हैं। रिहर्स, गावी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिनीवा। इन शॉर्ट, मीजल्स के खिलाफ ग्लोबल फाइट दिखाती है कि साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज को गावी जैसे इनोवेटिव ग्लोबल कोलैबोरेशन मॉडल्स के साथ जुड़ना जरूरी है मास इम्पैक्ट अचीव करने के लिए। नेक्स्ट, एक और साइलेंट पैंडेमिक। स्निपेट 2, MASLD, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज प्रोग्रेशन, ब्रॉड माइक्रोथीम, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ। हाँ, फैटी लिवर डिजीज। इसका नया नाम भी है। यस, अब इसे ऑफिशियली MASLD कहते हैं। ये एक साइलेंट पैंडेमिक है क्योंकि अर्ली स्टेजेस में सिम्टम्स नहीं होते, जबकि ये धीरे धीरे लिवर को डैमेज करता है। और न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट अलार्मिंग है। एन एस्टिमेटेड 40% इंडियन पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है, जो 30% ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है। क्या ये हमेशा सीवियर स्टेज तक जाता है? नहीं, और ये एक क्रूशियल फैक्ट कॉन्ट्रास्ट है। 80-85% केसेस में ये कंडीशन रिवर्सिबल है, लेकिन लगभग 5% केसेस में ये इरिवर्सिबल लिवर स्कारिंग यानी सिरोसिस तक प्रोग्रेस कर सकता है। तो इसका इलाज क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट स्ट्रिक्टली और पूरी तरह लाइफस्टाइल बेस्ड है। डाइट, एक्सरसाइज, वेट लॉस, इसके लिए कोई स्पेसिफिक पिल या मेडिसिन नहीं है। ठीक है। मेमोरी हैक, MASLD, माई एंग्री साइलेंट लिवर डिजीज, क्योर, लाइफस्टाइल। चलो कोर ट्रीटमेंट प्रिंसिपल प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिसिंग MASLD ट्रीटमेंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इन शॉर्ट, MASLD इंडिया में एक मैसिव लाइफस्टाइल ड्रिवन हेल्थ क्राइसिस है, जिसके लिए कोई फार्माकोलॉजिकल क्योर नहीं है, जो प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल चेंजेस पर जबरदस्त जोर डालता है। ओके, अगला वाला एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है। स्निपेट 3, रोल ऑफ ओरल बैक्टीरिया इन कोरोनरी प्लैक रप्चर,
ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ। हाँ, ओरल हेल्थ को हार्ट अटैक से लिंक करता हुआ। इनक्रेडिबल है। साइंटिस्ट ने पाया है कि हमारे मुंह के कुछ कॉमन बैक्टीरिया, विरिडान स्ट्रेप्टोकोकाई, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करके हमारी आर्टरीज के कोलेस्ट्रॉल प्लैक्स के अंदर बायोफिल्म्स बना सकते हैं। तो वो प्लैक के अंदर छुपे रहते हैं। यस, और ये बायोफिल्म्स हमारे इम्यून सेल से छुपे रहते हैं। लेकिन क्रिटिकल पार्ट ये है, प्लैक रप्चर होने से ठीक पहले जो हार्ट अटैक कॉज करता है, ये बैक्टीरियल बायोफिल्म्स प्लैक की आउटर लेयर में माइग्रेट कर जाते हैं। अच्छा, ये सडन अपीयरेंस एक इम्यून सेंसर टोल लाइक रिसेप्टर 2 TLR2 को एक्टिवेट करता है, जो एक मैसिव लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करता है और प्लैक फट जाता है। मतलब बैक्टीरिया ही रप्चर का डायरेक्ट ट्रिगर है। प्रिसाइसली। क्लिनिकल चैलेंज ये है कि ये बायोफिल्म्स एंटीबायोटिक्स और हमारे इम्यून सिस्टम दोनों के लिए रेजिस्टेंस है। इसका मेमोरी हैक, ओरल बग्स इन आर्टरी वॉल्स ट्रिगर इन्फ्लेमेटरी कॉल्स। चलो की इम्यून रिसेप्टर का नाम प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स TLR2, टॉल लाइक रिसेप्टर 2। इन शॉर्ट, ये नई रिसर्च स्पेसिफिक ओरल बैक्टीरिया को हार्ट अटैक्स के फाइनल फेटल मैकेनिज्म में डायरेक्टली इम्प्लिकेट करती है, जिससे प्रिवेंशन के लिए बिल्कुल नए रास्ते खुलते हैं। हार्ट से अब ब्रेन पर आते हैं। स्निपेट 4, माइक्रोग्लियल फैट मेटाबॉलिज्म इन अल्जाइमर्स डिजीज, ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ। अल्जाइमर्स डिजीज में एक नई फाइंडिंग। हम जानते हैं कि अल्जाइमर्स में ब्रेन में टॉक्सिक प्रोटीन्स जैसे एमिलॉइड बेटा और टाउ बिल्डअप होते हैं। ब्रेन के अपने इम्यून सेल्स, जिनको माइक्रोग्लिया कहते हैं, उनका काम इस कचरे को साफ करना होता है, लेकिन अल्जाइमर्स पेशेंट्स में वो फेल हो जाते हैं। और अब हमें पता है क्यों। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की एक नई स्टडी ने एक की रीजन ढूंढा है। उन्होंने पाया कि एमिलॉइड प्लैक्स के पास के माइक्रोग्लिया में एक एंजाइम DG82 का एक्सप्रेशन बहुत हाई होता है। इस एंजाइम का काम फ्री फैटी एसिड्स को फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना है। तो गार्बेज कलेक्टर सेल्स फैट से भर जाते हैं। एग्जैक्टली। माइक्रोग्लिया इन लिपिड ड्रॉपलेट से फूल जाते हैं। ये फैट एक्यूमुलेशन उनकी एमिलॉइड बीटा को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी को डायरेक्टली इंपेयर करता है। ये तो एक विशियस साइकिल है। बिल्कुल। इसका मेमोरी हैक, DG82 मेक्स माइक्रोग्लिया फैट एंड लेजी। चलो उस एंजाइम का नाम प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स DG82 एंजाइम। इन शॉर्ट, ब्रेन के अपने इम्यून सेल्स के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन को अब अल्जाइमर्स डिजीज के प्रोग्रेशन को एक्सेलरेट करने वाले एक की सेलुलर मैकेनिज्म के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। चलिए आगे। स्निपेट 5, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉलेरा ट्रांसमिशन, ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ। चलो अब एक क्लासिक पब्लिक हेल्थ एनिमी की बात करते हैं, कॉलेरा। ओके। कॉलेरा बैक्टीरियम विब्रियो कॉलेरे से होता है। इसका ट्रांसमिशन बहुत स्पेसिफिक है। ये सिर्फ फूड या वाटर से फैलता है जो इन्फेक्टेड पर्सन के फीसी से कंटामिनेटेड हुआ हो। कॉलेरा टॉक्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन पर अटैक करता है, जिससे वो जबरदस्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीट करने लगता है। और इस रैपिड फ्लूइड लॉस से ही क्लासिक सिम्टम्स आते हैं ना, जैसे sunken eyes और एक्सट्रीम थर्स्ट। एग्जैक्टली। ये सिवियर डिहाइड्रेशन ही कॉलेरा को इतना डेडली बनाता है। अगर इमीडिएट रिहाइड्रेशन थेरेपी ना मिले तो ये घंटों में फेटल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल ट्रैप वार्निंग है। क्या ट्रैप है? एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स एक्टिव कैरियर्स हो सकते हैं। भले ही वो बीमार ना फील करें, वो 7 से 14 दिन तक अपने स्टूल में बैक्टीरिया शेड कर सकते हैं और साइलेंटली डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है। इसका मेमोरी हैक, कॉलेरा's थ्रेट इज इन द वाटर एंड द साइलेंट कैरियर्स क्वार्टर। चलो उस कैरियर एस्पेक्ट को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स कैन बी एक्टिव कैरियर्स ऑफ कॉलेरा। इन शॉर्ट, कॉलेरा की रैपिड फेटालिटी और एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स का अस्तित्व इसे एक फॉर्मिडेबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट बनाता है, जिसे वाटर सैनिटेशन और हाइजीन पर कांस्टेंट विजिलेंस की जरूरत है। नेक्स्ट, अ क्विक वन, मसल क्रैम्प्स। स्निपेट 6, मैकेनिज्म्स ऑफ मसल क्रैम्पिंग, ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ। ये तो सबने एक्सपीरियंस किया है। असल में होता क्या है? क्रैम्प एक सडन, इनवॉलेंट्री और पेनफुल टाइटनिंग है मसल सेल्स का, जो स्ट्रेस्ड है और मिसफायर कर रहे हैं। लेकिन इसका कॉज लोकेशन पर डिपेंड करता है। तो लेग क्रैम्प और स्टमक क्रैम्प के अलग-अलग कारण हैं? बिल्कुल अलग। लेग और हैंड क्रैम्प्स आमतौर पर सिंपल डिहाइड्रेशन या पोटेशियम या मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से होते हैं। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हार्मोन ड्रिवन होते हैं, और स्टमक क्रैम्प्स आमतौर पर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर किसी चीज से ट्रिगर होते हैं, जैसे गैस या इन्फेक्शन। ठीक है। और जिन लोगों को डायबिटीज या थायराइड इश्यूज हैं, उन्हें ज्यादा रिस्क होता है? हाँ, क्योंकि ये कंडीशंस फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को इफेक्ट करती हैं। इसका मेमोरी हैक, लेग्स नीड इलेक्ट्रोलाइट्स, यूट्रस फॉलोज हार्मोन्स, स्टमक रिएक्ट्स टू इनसाइड्स। चलो एक कॉमन कॉज प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स, लेग क्रैम्प्स आर ऑफन ड्यू टू डिहाइड्रेशन। इन शॉर्ट, मसल क्रैम्प्स एक सिंगल फिनोमेना नहीं है, बल्कि इनके डाइवर्स ट्रिगर्स हैं, फ्रॉम सिंपल मिनरल इम्बैलेंसेस टू कॉम्प्लेक्स हार्मोनल साइकिल्स एंड डाइजेस्टिव इश्यूज। चलिए आगे। स्निपेट 7, आर्टीरियल वर्सेस वीनस सर्कुलेटरी मैकेनिज्म्स एंड इनसफिशिएंसी, ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। वो थिक, मस्कुलर और हाई प्रेशर वेसल्स हैं। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ वापस लाती हैं। वो थिनर, स्किन के ज्यादा पास और लो प्रेशर सिस्टम है। तो वेन्स में ब्लड ग्रेविटी के अगेंस्ट हार्ट तक वापस कैसे जाता है? यहीं पर की डिफरेंस है।
वेन्स वन वे वाल्व्स और हमारे लेग मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन पर डिपेंड करती हैं। और न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी डायग्नोस हुई है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां वेन्स के ये वाल्व्स फेल हो जाते हैं। और उससे क्या होता है? इससे ब्लड लेग्स में पूल हो जाता है, जिससे स्वेलिंग, पेन और स्किन अल्सर्स होते हैं। ये 70 से ऊपर के लोगों में कॉमन है और कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स के 60% हायर रिस्क से कोरिलेटेड है। ठीक है, इसका मेमोरी हैक। आर्टरीज आर एक्टर्स विद एक्टिव पंपिंग, वेन्स हैव वाल्व्स फॉर पैसिव फ्लो। चलो डायरेक्शन ऑफ फ्लो प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स, आर्टरीज अवे, वेन्स टू द हार्ट। इन शॉर्ट, हाई प्रेशर आर्टीरियल सिस्टम और लो प्रेशर वाल्व डिपेंडेंट वीनस सिस्टम के बीच फंडामेंटल मैकेनिकल डिफरेंसेस को समझना क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी जैसी कॉमन कंडीशंस को समझने के लिए की है। नेक्स्ट, स्निपेट 8, एपिडेमियोलॉजी एंड पॉलिसी गैप्स इन रेयर डिजीजेस, ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ। अब उन डिजीजेस की बात करते हैं जो इंडिविजुअली रेयर हैं पर कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती हैं। एग्जैक्टली। दुनिया में लगभग 10,000 नोन रेयर डिजीजेस हैं और 80% जेनेटिक ओरिजिन की हैं, जो ज्यादातर बच्चों को अफेक्ट करती हैं। मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, लगभग 30% बच्चे 5 साल से आगे नहीं जी पाते। इंडिया में इस प्रॉब्लम का स्केल क्या है? इंडिया में एक मैसिव बर्डन है, एन एस्टिमेटेड 90 मिलियन पेशेंट्स। ये नंबर एंडोगमी यानी सेम कम्युनिटी में शादी करने की प्रैक्टिस से और बढ़ जाता है। और सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? मेजर पॉलिसी गैप्स हैं। पहला, 95% से ज्यादा डिजीजेस के लिए कोई अफोर्डेबल थेरेपी नहीं है। दूसरा, रेयर डिजीजेस के लिए कोई नेशनल रजिस्ट्री नहीं है जो एक्यूरेट डेटा कलेक्शन को रोकता है। इंडिया में अभी सिर्फ 12 डेजिग्नेटेड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है। ठीक है, इसका मेमोरी हैक। रेयर डिजीजेस अ कॉमन प्लाइट नीड पॉलिसी, डेटा एंड फंडिंग माइट। चलो उस एस्टिमेटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स, इंडिया हैज अराउंड 90 मिलियन रेयर डिजीज पेशेंट्स। इन शॉर्ट, इंडिया रेयर डिजीजेस के साथ एक कॉलोसल चैलेंज फेस कर रहा है, जो एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट्स, क्रिटिकल डेटा की कमी और इनसफिशिएंट स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर से डिफाइंड है। चलो इनमें से एक रेयर डिजीज का एग्जांपल लेते हैं। स्निपेट 9, हीमोफीलिया पैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट पैराडाइम शिफ्ट, ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक इनहेरिटेड रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ये एक एक्स लिंक्ड जेनेटिक कंडीशन है, इसलिए ये प्राइमरीली लड़कों को अफेक्ट करता है। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी के कारण होता है, मेनली फैक्टर 8 फॉर हीमोफीलिया ए। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? ग्लोबली इसके ट्रीटमेंट में एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। पुराना मेथड था ऑन डिमांड थेरेपी, मतलब ब्लीड होने के बाद ट्रीटमेंट। नया ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर है प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस में क्या होता है? इसका मतलब है रेगुलर शेड्यूल्ड इन्फ्यूजन्स देना, हफ्ते में 2 या 3 बार, ताकि ब्लीड्स हो ही ना। इससे जॉइंट डैमेज और डिसेबिलिटी प्रिवेंट होती है। पर इंडिया इसमें बहुत पीछे है। प्रोफिलैक्सिस यहाँ हाई कॉस्ट की वजह से बहुत रेयर है। ठीक है, इसका मेमोरी हैक। प्रोफाइलैक्सिस प्रिवेंट्स, ऑन डिमांड जस्ट प्रिटेंड्स। चलो नए स्टैंडर्ड ऑफ केयर को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स, द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर हीमोफीलिया इज प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। इन शॉर्ट, ग्लोबली ट्रीटमेंट में मेजर एडवांसेस के बावजूद हीमोफीलिया इंडिया में एक सिवियरली अंडर डायग्नोस्ड और अंडर ट्रीटेड कंडीशन है, जिससे प्रिवेंटेबल डिसेबिलिटीज और प्रीमेच्योर डेथ्स हो रही हैं। नेक्स्ट, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। स्निपेट 10, थैलेसीमिया जेनेटिक्स एंड नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल 2025, ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ। थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, लेकिन ये क्लॉटिंग के बजाय हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को इम्पेयर करता है। सबसे सिवियर फॉर्म बेटा थैलेसीमिया मेजर में लाइफ लॉन्ग रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत होती है। इंडिया में इसका डेमोग्राफिक स्प्लिट क्या है? लगभग 3-4% इंडियंस इस जीन के कैरियर्स हैं, लेकिन कुछ ईस्टर्न ट्राइबल कम्युनिटीज में ये नंबर 40% तक चला जाता है। अब इन पेशेंट्स के लिए बड़ी खबर है, आने वाला नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल 2025। ये बिल उनके लिए इतना क्रूशल क्यों है? क्योंकि उनकी जिंदगी सेफ ब्लड पर डिपेंड करती है। ये बिल सेक्टर में रेगुलेशन लाएगा। ये एक नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी बनाएगा, सभी ब्लड सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी करेगा और अनसेफ प्रैक्टिसेस के लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसका मेमोरी हैक। थैलेसीमिया नीड्स सेफ ब्लड, द 2025 बिल ब्रिंग्स अ फ्लड ऑफ रेगुलेशन। चलो नई प्रपोज्ड बॉडी का नाम प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी। इन शॉर्ट, आने वाला नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल एक सेफर, ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड और रेगुलेटेड एनवायरनमेंट बनाने का एम रखता है, जो थैलेसीमिया जैसे पेशेंट्स के लिए लाइफ सेविंग होगा। ओके, तो क्या ये सभी ब्लड डिसऑर्डर्स इंडिया के डिसेबिलिटी लॉ के अंडर आते हैं? स्निपेट 11, स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, RPWD एक्ट, ब्रॉड माइक्रो थीम, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है। हाँ, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेज है। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016 ने पुराने 1995 एक्ट को रिप्लेस किया। इस नए एक्ट ने रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटीज की लिस्ट को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया। और इस नई लिस्ट में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज हैं? यस है, लेकिन यहाँ एक कैच है। क्या? रिजर्वेशंस जैसे एंटाइटलमेंट्स सिर्फ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वालों के लिए हैं, जिसे लीगली 40% डिसेबिलिटी या उससे ज्यादा डिफाइन किया गया है। अच्छा। और एक और ट्रैप वार्निंग, 4% जॉब रिजर्वेशंस सभी 21 डिसेबिलिटीज के लिए नहीं है। ये सिर्फ 5 स्पेसिफिक डिसेबिलिटी कैटेगरीज पर अप्लाई होता है, जो विजिबल डिसेबिलिटीज को ज्यादा फेवर करता है। ठीक है, मेमोरी हैक। RPWD 2016 expanded the list, but the benchmark is the eligibility twist. चलो रिजर्वेशन फिगर प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स,
4% reservation in government jobs. इन शॉर्ट, जबकि RPWD एक्ट 2016 एक प्रोग्रेसिव लॉ है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में बेंचमार्क डिसेबिलिटी जैसे क्रूशियल न्यूआंसेस हैं जो कुछ ग्रुप्स को इसके फुल बेनिफिट से एक्सक्लूड कर सकते हैं। Next. Snippet 12. International Day of Persons with Disabilities. Broad micro theme. Social justice and public health. ये एक straightforward but important one for prelims. Yes, International Day of Persons with Disabilities हर साल दिसंबर 3 को ऑब्जर्व किया जाता है। ये 1992 से सेलिब्रेट हो रहा है। इसका मेन पर्पस सोसाइटी के हर स्फीयर में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के राइट्स और वेलबींग को प्रमोट करना है। और इसका मोटो? इसका कोर मोटो है लीव नो वन बिहाइंड, जो 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा है। हर साल इसकी एक थीम होती है। ठीक है। इसका सिंपल मेमोरी हैक, December 3rd, a day to be heard, ensuring an inclusive world. चलो डेट प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स, December 3, IDPD. इन शॉर्ट, December 3rd पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के राइट्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस को एडवोकेट और सेलिब्रेट करने के लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड दिन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्निपेट 13. मल्टीफैक्टोरियल अनीमिया इन वुमेन. ब्रॉड माइक्रो थीम. सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ. अब इंडिया में एक मैसिव और अक्सर नॉर्मलाइज किए जाने वाले हेल्थ क्राइसिस पर आते हैं, अनीमिया इन विमेन। स्टैटिस्टिक्स स्टैगरिंग है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की 57% से ज्यादा इंडियन वुमेन अनीमिया से सफर करती हैं। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ फेलियर है। लेकिन यहाँ एक क्रूशियल फैक्ट कॉन्ट्रास्ट है। क्या? ये सिर्फ आयरन की कमी नहीं है, जबकि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आइडस सबसे कॉमन कॉज है। स्टडीज दिखाती हैं कि लगभग 49% एनीमिक वुमेन में विटामिन B12 की कमी भी होती है। तो सिर्फ आयरन टैबलेट्स देना एक इनकम्प्लीट सोल्यूशन है? बिल्कुल। प्लस ओरल आयरन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा नहीं होता। एक ज्यादा इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है फेरिक कार्बोक्सीमोल्टोस का, IVFCM का, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। एनीमिया से निपटना क्रिटिकल है क्योंकि इससे प्रीटर्म बर्थ और लो बर्थ वेट बेबीज का रिस्क बढ़ता है। मेमोरी हैक, अनीमिया isn't just iron's flaw, check B12, that's the law. चलो उस शॉकिंग स्टैटिस्टिक को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स, over 57% of Indian women of reproductive age are anemic. इन शॉर्ट, इंडियन वुमेन में अनीमिया एक कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है जिसे सिर्फ आयरन सप्लीमेंटेशन से आगे एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट अप्रोच की जरूरत है। From a common problem to a very rare but terrifying one. स्निपेट 14. प्राइमरी एमोबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस प्रोटोकॉल. ब्रॉड माइक्रो थीम. सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ. Brain-eating amoeba. यस, पैम। ये एक रेयर पर लगभग हमेशा फेटल ब्रेन इन्फेक्शन है जो नाइग्लेरिया फॉलेरी नाम के अमीबा से होता है। ये वार्म फ्रेश वाटर लेक्स रिवर्स में थ्राइव करता है। ग्लोबल वार्मिंग से इसका रिस्क बढ़ रहा होगा? हाँ, इसका ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बहुत स्पेसिफिक है। ये बॉडी में नाक या कान के पर्दे से एंटर करता है जब कोई कंटेमिनेटेड वाटर में स्विम करता है। इंपॉर्टेंटली, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता। और ये ऑलमोस्ट हमेशा फेटल है। ग्लोबल फर्टिलिटी रेट 97% से ज्यादा है, लेकिन इंडिया से एक रे ऑफ होप है। 2023 में केरला पैम के लिए एक स्पेशलाइज्ड रैपिड रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इशू करने वाला पहला इंडियन स्टेट बना। इससे उन्होंने अपना फर्टिलिटी रेट 25% तक कम कर लिया है। ठीक है, मेमोरी हैक, नेग्लेरिया थ्रू द नोज, अ डेडली पाथ इट शोज। चलो ट्रांसमिशन रूट प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स, PMM is contracted from warm fresh water, not person to person. इन शॉर्ट, केरला का प्रोएक्टिव और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिखाता है कि कैसे रीजनल हेल्थ सिस्टम्स रेयर हाई मोर्टेलिटी इन्फेक्शियस डिजीजेस से इफेक्टिवली लड़ सकते हैं। Next, vector-borne disease. स्निपेट 15. वेक्टर बायोलॉजी ऑफ लाइम डिजीज. ब्रॉड माइक्रो थीम. सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ. Lyme disease. लाइम डिजीज एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बोरेलिया बर्गडॉफ्री, और ये एक्सक्लूसिवली एक इन्फेक्टेड ब्लैक लेगेड टिक, जिसे डियर टिक भी कहते हैं, कि काटने से फैलता है। तो डियर से नहीं, उस पर बैठे टिक से। हाँ, और ट्रांसमिशन इमीडिएट नहीं होता। इन्फेक्टेड टिक को बैक्टीरिया ट्रांसमिट करने के लिए टिपिकली 36 से 48 घंटे तक पर्सन से अटैच्ड रहना पड़ता है। तो प्रॉम्प्ट रिमूवल की है। बिल्कुल। इंडिया में ये टिक्स हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। गुड न्यूज ये है कि ये एंटीबायोटिक से ट्रीटेबल है। मेमोरी हैक, Lime's a long bite from a tiny mite. चलो क्रूशियल ट्रांसमिशन टाइम प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स, द टिक मस्ट बी अटैच्ड फॉर 36-48 आवर्स। इन शॉर्ट, लाइम डिजीज एक ट्रीटेबल टिक बॉर्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसका ट्रांसमिशन इमीडिएट नहीं है, जिससे रेगुलर बॉडी चेक्स और प्रॉम्प्ट टिक रिमूवल सबसे इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट। स्निपेट 16. इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स फॉर प्रीमेच्योर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. ब्रॉड माइक्रो थीम. सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ. एक बहुत चिंताजनक ट्रेंड, यंग पीपल में हार्ट अटैक्स। ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। हॉस्पिटल डेटा अब दिखाता है कि इंडिया में लगभग 50% हार्ट अटैक पेशेंट्स 40 साल से कम उम्र के हैं। इस क्राइसिस के रिस्पॉन्स में कर्नाटका ने एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया है। क्या? उन्होंने अब 45 साल से कम उम्र के लोगों की सभी सडन हार्ट अटैक डेथ्स को गवर्नमेंट को नोटिफाई करना मैंडेटरी कर दिया है। और इमरजेंसी रिस्पॉन्स में क्या चेंज है? एक क्रूशियल शिफ्ट है। हम पुराने गोल्डन फर्स्ट आवर के कॉन्सेप्ट से नए, ज्यादा अग्रेसिव स्टैंडर्ड प्लैटिनम 10 मिनट्स पर मूव कर रहे हैं। टारगेट है कि 10 मिनट में मेडिकल हेल्प पहुंचे। इसके लिए कोई लीगल बैकिंग है? हाँ, मोटर व्हीकल्स एक्ट एम्बुलेंसेस को एब्सोल्यूट राइट ऑफ वे देता है, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ को इनहेरेंटली राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर इंक्लूड करने के रूप में इंटरप्रेट किया है। ठीक है, मेमोरी हैक, फ्रॉम गोल्डन आवर टू प्लैटिनम 10, सेविंग यंग हार्ट्स अगेन एंड अगेन। चलो नया स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करते हैं।
Rehearse. The new standard is the platinum 10 minutes. इन शॉर्ट प्रीमेच्योर कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स में अलार्मिंग राइज सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंजेस ला रहा है, जिसमें मैंडेटरी डेथ रिपोर्टिंग और बहुत तेजी से एग्रेसिव इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्टैंडर्ड्स शामिल हैं। Next. Snippet 17 Systemic impacts of vitamin D deficiency. Broad microtheme Social justice and public health. एक पैराडॉक्स। इंडिया एक सन ड्रेंच्ड कंट्री है, फिर भी यहाँ विटामिन डी डेफिशिएंसी की एपिडेमिक है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 40% से 90% तक इंडियंस इससे सफर करते हैं। ये मॉडर्न इंडोर लाइफस्टाइल्स, सनस्क्रीन और सन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के कारण है। हम जानते हैं कि ये हड्डियों के लिए खराब है, पर क्या इसके और भी इफेक्ट्स हैं? यस, और इसका इम्पैक्ट हड्डियों से बहुत आगे जाता है। विटामिन डी एक्चुअली एक हार्मोन है जो हमारे इम्यून सिस्टम और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसकी कमी टाइप 1 डायबिटीज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और कुछ कैंसर्स के हायर रिस्क से जुड़ी है। और सप्लीमेंट्स का एब्जॉर्प्शन? यहाँ एक एब्जॉर्प्शन ट्रैप है। ओरली कंज्यूम किए गए विटामिन डी का सिर्फ 20% ही बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। मेमोरी हैक। सनशाइन्स गिफ्ट वी ऑफन मिस, लीडिंग आवर हेल्थ अमिस। चलो उस एब्जॉर्प्शन रेट को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। ओनली 20% ऑफ ओरल विटामिन डी इज अब्सॉर्ब्ड। इन शॉर्ट, विटामिन डी डेफिशिएंसी इंडिया में एक सिवियर और वाइड स्प्रेड पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, जिसके सिस्टेमिक हेल्थ इम्पैक्ट सिर्फ बोन हेल्थ तक सीमित नहीं है। नेक्स्ट अप GERD। स्निपेट 18 GERD मैनेजमेंट, ब्रॉड माइक्रोथीम सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ। एसिड रिफ्लक्स ये यंग इंडियंस में तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, GERD या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, परसिस्टेंट हार्टबर्न, चेस्ट पेन जैसे सिम्टम्स से डिफाइंड है। यंग अर्बन इंडियंस में इसका राइज ऑलमोस्ट प्योरली लाइफस्टाइल फैक्टर्स के कारण है। सेडेंटरी हैबिट्स, लेट नाइट मील्स और हाई फैट स्पाइसी फूड। क्या इससे बिना दवाई के मैनेज किया जा सकता है? हाँ, सिंपल फिजिकल इंटरवेंशंस बहुत फर्क ला सकते हैं। जैसे सोते समय सर को थोड़ा ऊपर रखना, ग्रेविटी से एसिड को नीचे रखता है। लेफ्ट साइड पर सोना भी हेल्प करता है। और अगर इसे अनट्रीटेड छोड़ दें? तो क्रॉनिक जर्ड सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, जैसे अल्सर्स और इवन अ प्री कैंसरस कंडीशन कॉल्ड बैरेट्स एसोफेगस। ठीक है। मेमोरी हैक। ईट राइट, स्लीप टाइट, कीप द एसिड आउट ऑफ साइट। चलो एक सिंपल इंटरवेंशन प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। एलिवेटिंग द हेड ड्यूरिंग स्लीप कैन हेल्प मैनेज जर्ड। इन शॉर्ट, जर्ड एक कॉमन लाइफस्टाइल ड्रिवन कंडीशन है, जहां सिंपल नॉन फार्माकोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस लॉन्ग टर्म सिवियर डैमेज को प्रिवेंट कर सकती हैं। नेक्स्ट, एक इंटरेस्टिंग पॉलिसी डिबेट। स्निपेट 19 हेपेटाइटिस ए वर्सेस टाइफॉइड वैक्सीन प्रायोराइजेशन, ब्रॉड माइक्रो थीम सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ। हेपेटाइटिस ए वर्सेस टाइफॉइड। ये एक क्लासिक पैराडॉक्स ऑफ प्रोग्रेस है। इंडिया में इम्प्रूव्ड सैनिटेशन की वजह से कई बच्चे अब बचपन में हेपेटाइटिस ए वायरस से एक्सपोज नहीं होते जब इन्फेक्शन माइल्ड होता है। तो आयरॉनिकली ये उन्हें अनप्रोटेक्टेड छोड़ देता है जब वो बड़े होते हैं, और तब इन्फेक्शन सिवियर हो सकता है। एग्जैक्टली। अब इसे टाइफाइड से कंट्रास्ट करते हैं। टाइफाइड जिसे एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है, उसके विपरीत हेपेटाइटिस ए का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। एक बार हो गया तो रिकवरी प्योरली सपोर्टिव केयर है। इसलिए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स अब डिबेट कर रहे हैं कि क्या हमें हेपेटाइटिस ए वैक्सीन को हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ठीक है। मेमोरी हैक। नो क्योर फॉर हेप ए स्ट्राइफ, अ वैक्सीन्स द बेस्ट बेट फॉर लाइफ। चलो कोर डिफरेंस प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। टाइफाइड हैज एंटीबायोटिक्स, हेपेटाइटिस ए हैज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। इन शॉर्ट, इंडिया में हेपेटाइटिस ए की बदलती एपिडेमियोलॉजी, जो सीधे इंप्रूव सैनिटेशन का नतीजा है, हमें हमारी नेशनल वैक्सीन प्रायोरिटीज को क्रिटिकली री-इवैल्यूएट करने पर मजबूर कर रही हैं। नेक्स्ट। स्निपेट 20 एंटीबायोटिक इन्फ्लुएंस ऑन द गट ब्रेन एक्सिस, ब्रॉड माइक्रो थीम सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ। एंटीबायोटिक्स हम सब यूज करते हैं। इंडिया में एंटीबायोटिक कंजम्पशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, पार्टली बिकॉज ऑफ इजी ओवर द काउंटर एक्सेस। ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, पर इसका एक और सीरियस कॉन्सिक्वेंस है। क्या? ये हमारी मेंटल हेल्थ को खराब करता है। मैकेनिज्म है गट ब्रेन एक्सिस। हमारा गट, जिसे सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, हमारे बॉडी का 90% से ज्यादा सेरोटोनिन और 50% डोपामिन प्रोड्यूस करता है। और एंटीबायोटिक्स इस इकोसिस्टम को डिसरप्ट करते हैं। हाँ, वो गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया को मार देते हैं। ये डिसरप्शन एंजाइटी, डिप्रेशन और कॉग्निटिव डिक्लाइन से सीधे जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ दही, इडली, डोसा जैसे फर्मेंटेड फूड्स नेचुरल प्रोबायोटिक्स का काम करते हैं। ठीक है। मेमोरी हैक। हैप्पी गट हैप्पी माइंड, एंटीबायोटिक्स कैन लीव जॉय बिहाइंड। चलो उस क्रूशियल कनेक्शन को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। गट माइक्रोबायोटा प्रोड्यूसेस न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन। इन शॉर्ट, इंडिया में एंटीबायोटिक्स का अनरेगुलेटेड यूज सिर्फ ड्रग रेजिस्टेंस क्राइसिस ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि गट ब्रेन एक्सिस को डिसरप्ट करके एक हिडन मेंटल हेल्थ क्राइसिस में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेट्स ब्रॉडन द लेंस टू मेंटल हेल्थ ओवरऑल। स्निपेट 21 ग्लोबल एंड इंडियन मेंटल हेल्थ एपिडेमियोलॉजी, ब्रॉड माइक्रो थीम सोशल जस्टिस एंड पब्लिक हेल्थ। राइट। ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स स्टैगरिंग है। 1 बिलियन से ज्यादा लोग मेंटल डिसऑर्डर के साथ जी रहे हैं।
इंडिया में एनसीआरबी डेटा 2023 में 1,71,418 डेथ्स बाय सुसाइड दिखाता है, जिसमें से 72.8% विक्टिम्स पुरुष हैं। और इससे डील करने के रिसोर्सेज? एक मैसिव रिसोर्स डेफिसिट है। मेंटल हेल्थ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग सालों से टोटल हेल्थ बजट का सिर्फ 2% है। हमारे पास 100,000 लोगों पर सिर्फ 0.7 साइकाइट्रिस्ट्स हैं, जबकि WHO रिकमेंडेशन 3 का है। तो गवर्नमेंट इस गैप को कैसे ब्रिज कर रही है? एक की इनिशिएटिव है टेलीमानस। ये डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का डिजिटल आर्म है जो 24/7 टेली काउंसलिंग ऑफर करता है। इसका नेशनल नोडल सेंटर निम्हांस, बेंगलुरु है। ठीक है। मेमोरी हैक। द मेंटल हेल्थ गैप इज वाइड एंड डीप, मोर फंड्स एंड डॉक्टर्स आर द प्रोमिसेस टू कीप। चलो उस शॉकिंग साइकाइट्रिस्ट रेशियो को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। इंडिया हैज 0.7 साइकाइट्रिस्ट्स पर 100,000 पीपल। इन शॉर्ट, इंडिया का मेंटल हेल्थ लैंडस्केप एक तरफ हाई बर्डन ऑफ डिजीज और दूसरी तरफ फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की सिवियर कमी से कैरेक्टराइज्ड है। नेक्स्ट। Snippet 22. Constitutional and legal rights to mental health. Broad micro theme. Social justice and public health. इस क्राइसिस को देखते हुए लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं? राइट्स फ्रेमवर्क काफी स्ट्रांग है। सुप्रीम कोर्ट ने सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में साफ कहा कि राइट टू मेंटल हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ के अंडर आता है। और हमारे पास एक डेडिकेटेड एक्ट भी है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017। हाँ, ये एक्ट हर पर्सन को मेंटल हेल्थ केयर एक्सेस करने का राइट गारंटी करता है। ये सुसाइड अटेम्प्ट्स को स्ट्रिक्टली डिक्रिमिनलाइज करता है और ये सभी इंश्योरेंस कंपनीज को मेंटल इलनेसेस को फिजिकल इलनेसेस के बराबर कवर करना मैंडेटरी बनाता है। तो गैप्स कहाँ हैं? डायग्नोस्टिक गैप्स है। WHO की लेटेस्ट डायग्नोस्टिक मैनुअल ICD-11 में कॉम्प्लेक्स PTSD और गेमिंग डिसऑर्डर जैसी कंडीशंस शामिल हैं, लेकिन ये अभी भी इंडियन डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस में एब्सेंट है। ठीक है। मेमोरी हैक। आर्टिकल 21 इज द राइट, MHA 2017 ब्रिंग्स केयर टू लाइट। चलो उस लैंडमार्क केस को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इन शॉर्ट, इंडिया के पास मेंटल हेल्थ के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, लेकिन इसका पूरा इंप्लीमेंटेशन अभी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है। नेक्स्ट, लेट्स कनेक्ट क्लाइमेट चेंज टू हेल्थ। Snippet 23. Impact of heat waves on women's health. Broad micro theme. Social justice and public health. एक्सट्रीम हीट का वुमेन पर इम्पैक्ट। ये एक क्रिटिकल एरिया है। हीट वेव्स के स्पेसिफिक और डिस्प्रोपोर्शनेट जेंडर्ड इम्पैक्ट्स होते हैं। इंडिया की स्टडीज दिखाती हैं कि 70% तक वुमेन हीट मंथ्स के दौरान सिवियर फिजिकल सिम्टम्स रिपोर्ट करती हैं। क्या ये उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी अफेक्ट करता है? यस, ये सीधे रिप्रोडक्टिव डिस्ट्रप्शन से लिंक्ड है। इसमें UTIs, इरेगुलर ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्ट्रप्शंस शामिल हैं। और फिजिकल इफेक्ट्स के अलावा साइकोसोशल इम्पैक्ट्स भी हैं। पानी की कमी मैनेज करने का स्ट्रेस, बीमार फैमिली मेंबर्स की देखभाल और इनकम लॉस, ये सब स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ाते हैं। मेमोरी हैक। हीट वेव्स हिट हार्डर, अ जेंडर्ड हेल्थ मोरेडा। चलो एक स्पेसिफिक इम्पैक्ट प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। हीट वेव्स आर लिंक्ड टू रिप्रोडक्टिव डिस्ट्रप्शंस इन वुमेन। इन शॉर्ट, क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम हीट इवेंट्स जेंडर न्यूट्रल नहीं है। उनके विमेन पर स्पेसिफिक फिजिकल और मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं, जिनके लिए टारगेटेड पॉलिसी अटेंशन की जरूरत है। नेक्स्ट रो। Snippet 24. Etiology of autism spectrum disorders. Broad micro theme. Social justice and public health. ऑटिज्म, इस पे काफी मिस इन्फॉर्मेशन है। WHO के अनुसार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, लेकिन सबसे क्रूशियल चीज ये समझना है, ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिफरेंस है, डिजीज नहीं। इसका कारण क्या है? ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जैसे एडवांस्ड पेरेंटल एज या प्रेगनेंसी के दौरान हाई एयर पोल्यूशन एक्सपोजर। और वैक्सीन से इसका लिंक? इस पॉइंट को बार बार स्ट्रेस करना जरूरी है। साइंटिफिक कंसेंसस एब्सोल्यूट है। MMR वैक्सीन और ऑटिज्म के बीच का सपोज्ड लिंक, जो एक फ्रॉडुलेंट और रिट्रैक्टेड स्टडी से शुरू हुआ था, पूरी तरह से डिबंक हो चुका है। कोई भी चाइल्डहुड वैक्सीन ऑटिज्म का रिस्क नहीं बढ़ाती, पीरियड। ठीक है। मेमोरी हैक। ऑटिज्म इज अ डिफरेंट वे टू बी नॉट कॉज्ड बाय वैक्सीन, यू सी। चलो साइंटिफिक कंसेंसस को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। देयर इज नो लिंक बिटवीन वैक्सीन्स एंड ऑटिज्म। इन शॉर्ट, ऑटिज्म की सही समझ के लिए हार्मफुल मिस इन्फॉर्मेशन से आगे बढ़कर अर्ली डायग्नोसिस, एक्सेप्टेंस और सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स प्रोवाइड करने पर फोकस करना जरूरी है। नेक्स्ट। Snippet 25. Antimicrobial resistance in gonorrhea. Broad micro theme. Social justice and public health. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक स्पेसिफिक एग्जांपल। क्योंकि ये लगभग सभी एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। ये इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये अक्सर एसिम्प्टोमेटिक होता है, खासकर वुमेन में। अगर अनट्रीटेड रहे तो ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, और आयरॉनिकली इसके स्प्रेड का एक कारण कॉन्डम यूसेज का कम होना भी है। जैसे जैसे लोग HIV से बचने के लिए प्रेप यूज कर रहे हैं, वो कॉन्डम्स कम यूज कर रहे हैं। FDA ने इसके लिए नई ड्रग्स अप्रूव की है ना? हाँ, नूजोवेल्स और ब्लूजिपा। मेमोरी हैक। गोनोरियाज रेजिस्टेंस इज अ मेजर फ्राइट, न्यू ड्रग्स आर जॉइनिंग द फाइट। चलो बैक्टीरियम का नाम प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। नाइसेरिया गोनोरी। इन शॉर्ट, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस गोनोरिया जैसे एक कॉमन STI को एक मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट बना रहा है। एंड द फाइनल स्निपेट ऑफ दिस मैसिव टेबल। Snippet 26. HIV immunization research and transmission gaps. Broad micro theme. Social justice and public health. HIV. Let's start with India. गुड न्यूज ये है कि नेशनल HIV केसेस पिछले डेकेड में काफी कम हुए हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे स्टेट्स में रीजनल सर्जेस हैं। और HIV वैक्सीन बनाना इतना मुश्किल क्यों रहा है?
क्योंकि वायरस इतनी तेजी से म्यूटेट करता है। तो नया रिसर्च फोकस BNAbs पर है, ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। ये रेयर एंटीबॉडीज हैं जो वायरस के उन कंजर्व्ड रीजन्स को टारगेट करते हैं जिन्हें वायरस इजीली म्यूटेट नहीं कर सकता। और ट्रांसमिशन में अभी भी गैप्स हैं। यस, एक साइलेंट ट्रांसमिशन गैप है। कभी कभी कुछ बच्चे HIV पॉजिटिव डायग्नोस होते हैं जबकि उनकी मदर्स प्रेगनेंसी के शुरू में नेगेटिव टेस्ट करती हैं। ऐसा तब होता है जब मदर प्रेगनेंसी के लेट स्टेज में HIV अक्वायर करती है। अच्छा। उसका वायरल लोड हाई होगा, पर स्टैंडर्ड एंटीबॉडी टेस्ट विंडो पीरियड में वायरस को मिस कर सकता है। मेमोरी हैक, BNAbs आर द होप फॉर अ क्योर बट द प्रेगनेंसी विंडो इज स्टिल अनश्योर। चलो एंटीबॉडी का नाम प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स, BNAbs ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। इन शॉर्ट, HIV के खिलाफ मॉडर्न फाइट में एडवांस्ड रिसर्च और रियल वर्ल्ड प्रिवेंशन गैप्स को प्लग करना दोनों जरूरी हैं। दैट वाज एन इंटेंस जर्नी। अब चलो इन सब को अपने फाइनल टेबल में बिगर पिक्चर से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और इंडिया की मेजर डिजीज बैटल्स इंटरसेक्ट करेंगी। ऑसम। चलो पहले देखते हैं कि ये पावरफुल हेल्थ टूल्स बनते कैसे हैं। Snippet 1. Vaccine development phases and HIV cellular impact. Broad micro theme. Public health. ओके। HIV हमारे CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है जो इम्यून सिस्टम के मास्टर कंट्रोलर्स हैं। अब इसे रोकने के लिए कोई भी वैक्सीन को 3 रिगरस क्लिनिकल ट्रायल फेजेस से गुजरना पड़ता है। क्या आप इन फेजेस को तोड़कर समझा सकती हैं, स्कूल एक्सपेरिमेंट की तरह? ग्रेट वे टू थिंक। फेज 1 एक छोटी क्लासरूम में टेस्ट जैसा है, बहुत कम हेल्दी वॉलंटियर्स पर, सिर्फ सेफ्टी और डोसेज डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है। फेज 2 पूरे स्कूल में कई 100 लोगों पर, यहाँ इफेक्टिवनेस टेस्ट करते हैं और एक कंट्रोल ग्रुप भी होता है। और फेज 3? फेज 3 शहर के सारे स्कूल्स में टेस्ट जैसा है, एक मल्टी कंट्री ट्रायल, हजारों पार्टिसिपेंट्स के साथ लॉन्ग टर्म आउटकम्स कंपेयर करने के लिए। तो हर फेज का एक डिस्टिंक्ट पर्पस है। एग्जैक्टली। मेमोरी हैक, वैक्सीन फेजेस 1 फॉर सेफ्टी, 2 फॉर स्कोप, 3 फॉर स्केल। चलो इन फेजेस को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्सिंग फेज 1, 2, 3। इन शॉर्ट, वैक्सीन डेवलपमेंट एक रिगरस मल्टी फेज साइंटिफिक जर्नी है जो सेफ्टी और एफिकेसी इंश्योर करने के लिए डिजाइन की गई है। अब प्रोसेस से प्रॉब्लम पर आते हैं। स्निपेट 2, इंडियाज ट्यूबरकुलोसिस, TB बर्डन एंड एलिमिनेशन टारगेट्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, पब्लिक हेल्थ। इंडिया की सबसे पुरानी और बड़ी पब्लिक हेल्थ बैटल्स में से एक, ट्यूबरकुलोसिस। राइट। 2025 ग्लोबल TB रिपोर्ट से हार्ड हिटिंग डेटा है। इंडिया ने 2025 तक TB एलिमिनेट करने का अपना एम्बिशियस टारगेट मिस कर दिया है। इंडिया का TB बर्डन कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। इंडिया पूरे ग्लोबल TB बर्डन का 25% और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB का 25-30% कैरी करता है। ये तो वही स्कूल वाली एनालॉजी है। हाँ, और 2 क्रिटिकल फैक्ट्स और हैं। पहला, मेलन्यूट्रिशन इंडिया में TB का सबसे बड़ा ड्राइवर है, 40% केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। दूसरा, TB HIV पेशेंट्स में सबसे कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ठीक है। मेमोरी हैक, इंडियाज TB मिशन, टारगेट 2025 मिस्ड, बर्डन 25%। चलो उसकी ड्राइवर को प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिसिंग malnutrition is a primary driver for 40% of India's TB cases. इन शॉर्ट, इंडिया की TB के खिलाफ लड़ाई मेलन्यूट्रिशन और HIV को एपिडेमिक जैसे फंडामेंटल चैलेंजेस से सिवियरली हैम्पर्ड है। So we missed the target. पर अब इंडिया कैसे फाइट बैक कर रहा है? Snippet 3. TB treatment regimens and state mitigation policies. Broad micro theme, public health. Okay. सपोर्ट के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देती है। एक स्कॉलरशिप की तरह? हाँ, और मेडिकल फ्रंट पर ड्रग रेजिस्टेंट TB के लिए नया बीपल रेजिमेन है। ये 4 स्पेसिफिक ड्रग्स का एक शॉर्टर, मोर इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। इसमें प्रिटोमोनेट है ना? हाँ, और अब आते हैं UPSC ट्रैप पर, जो मेंस और इंटरव्यूज के लिए गोल्ड है। इंडिया प्रिटोमैनेट बीपाल रेजिमेन की एक क्रूशियल न्यू ड्रग का ओनली ग्लोबल सप्लायर है। हमारे पास पेटेंट और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। वाह, ये अमेजिंग फैक्ट है। तो हमारा एक लाइफ सेविंग ड्रग पर मोनोपोली है। बिल्कुल। तो मेमोरी हैक है, इन बीपाल P इज फॉर प्रिटोमैनेट एंड P इज फॉर प्राउडली इंडियन सप्लाई। चलो इस यूनिक पोजीशन को रिहर्स करते हैं। प्रैक्टिसिंग, इंडिया इज द ओनली ग्लोबल सप्लायर ऑफ प्रिटोमैनेट। इन शॉर्ट, इंडिया TB से लड़ने के लिए सोशल सपोर्ट, एडवांस फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल ट्रेड पॉलिसी में एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक एडवांटेज का कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है। चलिए आगे। स्निपेट 4, एपिडेमियोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट एंड ओरल कैंसर्स इन इंडिया, ब्रॉड माइक्रो थीम, पब्लिक हेल्थ। TB से अब आते हैं एक और मेजर किलर पर, कैंसर। ओके। पहले ब्रेस्ट कैंसर। ये इंडियन वुमेन में सबसे कॉमन मैलिग्नेंसी है। एक रीसेंट रिपोर्ट ने पाया कि ब्रेस्ट फीडिंग या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं है, लेकिन 2 से ज्यादा इंड्यूस्ड अबॉर्शन से रिस्क बढ़ता है। इंडिया में इसके ट्रीटमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लेट डायग्नोसिस। 60% से ज्यादा इंडियन पेशेंट्स एडवांस स्टेजेस 3 या 4 में डायग्नोस होते हैं। ये US से बिल्कुल उल्टा है। और मेन के लिए? इंडियन मेन के लिए बक्कल म्यूकोजा कैंसर यानी गाल का कैंसर सबसे कॉमन ओरल कैंसर है, जो सीधे टोबैको च्यूइंग से जुड़ा है। ग्लोबली इंडिया कैंसर केसेस में चाइना और US के बाद तीसरे नंबर पर है। मेमोरी हैक, लेट डायग्नोसिस इज इंडियाज कैंसर कर्स, अर्ली स्क्रीनिंग कैन रिवर्स। चलो उस डायग्नोसिस स्टेज स्टैटिस्टिक को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स, over 60% of Indian breast cancer patients are diagnosed at stage 3 or 4. इन शॉर्ट, इंडिया का बढ़ता हुआ कैंसर बर्डन लेट स्टेज डायग्नोसिस के सिस्टमिक क्राइसिस से और भी खतरनाक हो गया है, जो वाइड स्प्रेड स्क्रीनिंग की अर्जेंट नीड को अंडरस्कोर करता है। नेक्स्ट। स्निपेट 5, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज GBD एंड डेली मेट्रिक, ब्रॉड माइक्रो थीम, पब्लिक हेल्थ। इन सब डिजीजेस का ट्रू इम्पैक्ट मेजर करने के लिए
हम क्या यूज करते हैं? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इनिशिएटिव। इसने DALYs नाम का एक पावरफुल मेट्रिक पायोनियर किया है। DALYs। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। एक DLY का मतलब है हेल्दी लाइफ का 1 साल खो देना। इसे 2 कंपोनेंट्स जोड़कर कैलकुलेट करते हैं, years of life lost due to premature death और years lived with disability. तो ये सिर्फ मौत से खोए साल नहीं, बल्कि खराब हेल्थ में जिए साल भी कैप्चर करता है। Precisely. India State Level Disease Burden Initiative, ICMR, PHFI और IHME का एक कोलैबोरेशन है जो इंडियन स्टेट्स के लिए ये डेटा बनाता है। ठीक है, इसका मेमोरी हैक। डेली मेजर्स बोथ द years you miss and the years you live in health's abyss। चलो फॉर्मूला के कंपोनेंट्स प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। डेलीज कंबाइन years of life lost and years lived with disability। इन शॉर्ट, डेली मेट्रिक अलग-अलग डिजीजेस के ट्रू बर्डन को मेजर करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव और स्टैंडर्डाइज्ड तरीका प्रोवाइड करता है, जिसे एविडेंस बेस्ड हेल्थ पॉलिसी बनती है। Now to the cutting edge of technology। Snippet 6, BioEmu and Cell2 Sentence AI Foundation Models, Broad Micro Theme, Public Health। AI बायोलॉजी को कैसे रेवोल्यूशनाइज कर रहा है? हम सब अल्फा फोल्ड के बारे में जानते हैं। एक नया AI मॉडल BioEmu एक स्टेप आगे जाता है। ये प्रोटीन की फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करता है, वो कैसे हिलता है। तो ये स्टैटिक पिक्चर में मोशन ऐड कर रहा है। हाँ, फिर है गूगल का Cell2 Sentence। ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो इंडिविजुअल सेल्स की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मेन एप्लीकेशन है ड्रग रीपर्पसिंग। ड्रग रीपर्पसिंग। हाँ, एग्जिस्टिंग ड्रग्स के नए यूजेस ढूंढना। जैसे इसने हाल ही में हाईलाइट किया कि एक एग्जिस्टिंग कैंसर ड्रग सिल्मीटैसर्टिब में पावरफुल इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ठीक है, मेमोरी हैक। अल्फा फोल्ड शोज द शेप, बायोएम्यू शोज द शेक, सेल टू सेंटेंस फाइंड्स द ड्रग टू टेक। चलो नए मॉडल का नाम प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। बायोएम्यू फॉर प्रोटीन फ्लेक्सिबिलिटी। इन शॉर्ट, नए AI फाउंडेशन मॉडल्स सिर्फ प्रिडिक्शन से आगे बढ़कर ड्रग डिस्कवरी और हमारी डायनामिक प्रोटीन बायोलॉजी की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट। स्निपेट 7, रेगुलेटरी T cells एंड सेरेबो डायग्नोस्टिक टूल, ब्रॉड माइक्रो थीम। पब्लिक हेल्थ। हमारे इम्यून सिस्टम के एक फंडामेंटल मैकेनिज्म की बात करते हैं। हमारे पास एक स्पेशल टाइप की इम्यून सेल है, रेगुलेटरी T cells या TREGs। उनका काम इम्यून सिस्टम के पीस कीपर्स बनना है। वो ऑटो इम्यून रिएक्शंस को रोकते हैं। कैसे? वो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस नाम के एक मैकेनिज्म से। उनका पूरा फंक्शन एक सिंगल मास्टर जीन FOXP3 से कंट्रोल होता है। ठीक है, और सीरीबो क्या है? सीरीबो इंडियन इनोवेशन का एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है। ये ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरीज के लिए एक पोर्टेबल नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टूल है जिसे ICMR ने डेवलप किया है। ये नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और मशीन लर्निंग यूज करके 1 मिनट में इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग डिटेक्ट करता है, और ये रेडिएशन फ्री है। ठीक है, मेमोरी हैक। ट्रेग्स से चिल, सीरीबो चेक्स फॉर अ स्पिल। चलो मास्टर जीन को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। द FOXP3 जीन कंट्रोल्स ट्रेग्स। इन शॉर्ट, ये स्निपेट हमारे इम्यून सिस्टम के एक फंडामेंटल ब्रेकिंग मैकेनिज्म और अफोर्डेबल कटिंग एज मेडिकल टेक्नोलॉजी डेवलप करने की इंडिया की बढ़ती कैपेबिलिटी दोनों को हाईलाइट करता है। आगे बढ़ते हैं। स्निपेट 8, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन DPS एंड MRG FUS टेक्नोलॉजीज, ब्रॉड माइक्रो थीम, पब्लिक हेल्थ। पार्किंसंस जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। 2 अमेजिंग टेक्नोलॉजीज हैं। पहला MRG FUS, MRI गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ये एक पूरी तरह नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड वेव्स ब्रेन के एक छोटे से प्रॉब्लमैटिक पार्ट को लीजन करने के लिए फोकस की जाती हैं बिना स्किन काटे। और दूसरा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या DBS। DPS सर्जिकल है पर मिनिमली इन्वेजिव। इसमें ब्रेन के अंदर पतले इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए जाते हैं। ये एक पेसमेकर जैसे डिवाइस से जुड़े होते हैं जो फॉल्टी ब्रेन सर्किट्स को रेगुलेट करने के लिए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजता है। DBS का की एडवांटेज क्या है? ये रिवर्सिबल है। अगर आप डिवाइस बंद कर दें तो स्टिमुलेशन रुक जाता है। Memory hack. MRG FUS is a wave that's sent, DBS is a current that's lent and can be taken back. चलो, reversibility aspect practice करते हैं। Rehearse. DBS is reversible, traditional surgery is not. इन शॉर्ट, DBS और MRG FUS जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज सिवियर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए ट्रेडिशनल डिस्ट्रक्टिव सर्जरी के सेफर, ज्यादा प्रिसाइज और रिवर्सिबल ऑल्टरनेटिव्स ऑफर कर रही हैं। Next. स्निपेट 9, कॉफ सिरप टॉक्सिसिटी एंड CDSCO ड्रग रेगुलेशन, Broad micro theme. पब्लिक हेल्थ। Cough syrup toxicity scandals. यस, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली 2 कॉमन इंग्रेडिएंट्स क्लोरोफेनिरामेन मलिएट और फेनिलिफ्रीन के कॉम्बिनेशन को 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पर टॉक्सिक कंटामिनेंट क्या था? 2 इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, डाइएथिलीन ग्लाइकॉल DEG और एथिलीन ग्लाइकॉल EG। ये चीप हाईली टॉक्सिक केमिकल्स हैं। अनस्क्रूपुलस मैन्युफैक्चरर्स में इन्हें सेफ पर महंगे प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की जगह यूज किया। ये फेटल किडनी इंजरी कॉज करते हैं। और इसका कारण रेगुलेटरी गैप है। हाँ, सेंट्रल बॉडी CDSCO लार्ज मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलेट करती है, लेकिन स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरर्स को देखते हैं, जिससे रेगुलेटरी गैप्स आते हैं। ठीक है, मेमोरी हैक। DEG and EG are a deadly mix. Safe solvents are the fix. चलो, रेगुलेटरी स्प्लिट प्रैक्टिस करते हैं। Rehearse. CDSCO for large manufacturers, state officers for small. इन शॉर्ट, कॉफ सिरप ट्रेजेडीज ने इंडिया के फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग ओवरसाइट में क्रिटिकल सेफ्टी लैप्सेस और स्ट्रक्चरल रेगुलेटरी गैप्स को एक्सपोज किया है, खासकर स्टेट लेवल पर। Next.
Snippet 10. GLP-1 drugs, incretin effect and patent evergreening. Broad micro theme. Public health. Miracle weight loss drugs. हाँ, ओजेम्पिक जैसे ड्रग्स जो डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों के लिए रेवोल्यूशनरी हैं। GLP-1 एक नेचुरल हार्मोन है। ये ड्रग्स इंक्रीटिन इफेक्ट को मिमिक करते हैं। इनक्रीटिन इफेक्ट क्या है? ये एक ऑब्जर्वेशन है कि ओरल ग्लूकोज इंट्रावेनस ग्लूकोज से ज्यादा पावरफुल इंसुलिन रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, क्योंकि खाना GLP-1 जैसे गट हार्मोन्स रिलीज करता है। और इससे पेटेंट्स का इशू कैसे जुड़ा है? इंडियन पेटेंट्स एक्ट का सेक्शन 3D एवरग्रीनिंग को रोकता है, जब कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग ड्रग्स में माइनर चेंजेस करके नए पेटेंट्स लेती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में इसी सेक्शन को यूज करके समाग्लुटाइड पर पेटेंट एक्सटेंड करने की कोशिश को रिजेक्ट किया। ठीक है, मेमोरी हैक। GLP-1 drugs are a big win. Section 3D stops the patent spin. चलो उस क्रूशियल लीगल सेक्शन को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। Section 3D of the Indian Patents Act prevents evergreening. इन शॉर्ट, जबकि GLP-1 एगोनिस्ट एक मेजर थेरेप्यूटिक ब्रेक थ्रू है, इंडिया का रोबस्ट पेटेंट लॉ उनकी फ्यूचर अफोर्डेबिलिटी एंश्योर करने में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। And for our final snippet. Snippet 10. Type 1 diabetes therapy, Zimislicel and Ayush. Broad micro theme. Public health. Type 1 diabetes therapy और traditional medicine. टाइप 1 डायबिटीज के लिए एक नई सेल थेरेपी जिमिस्लिसल क्लिनिकल ट्रायल्स में है। इसमें लैब ग्रोन स्टेम सेल डिराइव्ड आइलेट सेल्स को पेशेंट के लिवर में इन्फ्यूज किया जाता है। ये नए सेल्स नेचुरल इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इसमें डोनर पैनक्रियास की जरूरत नहीं होती। डिसएडवांटेज ये है कि पेशेंट को रिजेक्शन रोकने के लिए लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेने पड़ते हैं। और ट्रेडिशनल मेडिसिन फ्रंट पर क्या हो रहा है? इंडिया आयुष के ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन के लिए पुश कर रहा है। हाल ही में आयुष स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO के थ्रू ऑफिशियली एस्टैब्लिश किए गए हैं। ये उनकी रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस बढ़ाता है। ठीक है। मेमोरी हैक। Zimicel makes insulin anew, but immunosuppression is the lifelong due. चलो उस मेजर ड्रॉबैक को प्रैक्टिस करते हैं। रिहर्स। Zimicel requires lifelong immunosuppression. इन शॉर्ट, ग्लोबल हेल्थ केयर का फ्यूचर लाइकली एक डुअल ट्रैक पर चलेगा। कटिंग एज सेल थेरेपीज और ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स का ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन और इंटीग्रेशन। So, what does this all mean? हमने आज सच में एक बहुत बड़ा ग्राउंड कवर किया है। ये एक बिल्कुल जबरदस्त जर्नी थी। बिल्कुल, हमने सोशल जस्टिस के फाउंडेशनल लीगल फ्रेमवर्क से शुरू किया, पॉश एक्ट और पेंशन मित्रा को देखा और समझा कि ये कॉमन सिटीजन को कैसे एम्पावर करते हैं। फिर हमने पब्लिक हेल्थ की दुनिया में गहरी डाइव की, GHI जैसे मैक्रो इंडिकेटर से लेकर अल्जाइमर्स के माइक्रो लेवल सेलुलर मैकेनिज्म्स तक। हमने MASLD, विटामिन D डिफिशिएंसी और मेंटल हेल्थ क्राइसिस जैसे साइलेंट पैंडेमिक्स पर भी रोशनी डाली, जिन पर इमीडिएट पॉलिसी अटेंशन की जरूरत है। और फाइनली हमने TB, कैंसर और HIV जैसी इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ बैटल्स को एनालाइज किया। इस इंक्रेडिबली डिटेल डिस्कशन के बाद मैं आप सबके लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहता हूं। हमने क्रिस्पर जीन थेरेपी, AI ड्रिवन ड्रग डिस्कवरी और MRFUS जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की बात की। ये सब बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन इन एक्सपेंसिव हाई टेक सोल्यूशंस और हमारे पब्लिक हेल्थ के फाउंडेशनल पिलर्स जैसे बेसिक न्यूट्रिशन, क्लीन वाटर, सैनिटेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है, खासकर हमारी सबसे वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए? सोचिएगा जरूर।